चेंज झालाय बहुतेक. ओए चिकने, अरे तैयार हो गया है हाँ? बात क्या है? क्या बात है, सही बता ना. कुछ नहीं, ऐसे एकदम स्मार्ट दिख रहा है. वाह बेटे. ऑलराइट लेट्स गो ऑन. कर लाइफ. कर दिए क्या लाइफ? कहाँ बोला मेरे को तो. ओ तेरी. चलो पूरी क्लास. मैंने क्या बोला, सुन रहे तुम? पूरी क्लास सीधी बैठ जाएगी. जल्दी से क्या बोलेंगे? गुड मॉर्निंग सर. एम्पलीफायर हो गया ठीक, तो ऊपर से चल जाएगा इधर. मेरे को चाहिए आज, ऊपर नहीं बैठ पाएंगे, करवा देना. जल्दी से बोलो एक बार. गुड मॉर्निंग. अच्छा, चेहरे पर एक प्यारी सी हल्की सी मुस्कान. ग्रेट. ये हल्की सी मुस्कान थी, गुड. थोड़े दिन के बाद में देखना ये एकदम बहुत ही वाहियात गंदी सी भद्दी एकदम थर्ड क्लास एक आवाज में तब्दील हो जाएगी. ठीक है, फिर एक नए जानवर का जन्म होता है, वो उसका नाम भी रखेंगे इस बार अपन. इन्वेंशन ऑफ अ जानवर, साइंटिस्ट को बुलाएंगे फिर. ठीक है, बाकी मेरे ऑनलाइन के रसगुल्लो आपको ढेर सारा प्यार. अरे सीए एस्पिरेंट क्या बोल रहे हैं? वॉल्यूम कुछ है क्या लोचा? बाकी क्या अभी, अरे यार हर बार वही एक कमेंट मत डाल यार, फिर कमेंट देखने की इच्छा नहीं होती साले. पूरा है ना आकर इधर ही कर देते हैं सब कुछ. घर में करने का उधर एक जगह रहती वहां करने का, सारा इधर नहीं करने का. एड़े मतलब यार कमेंट पढ़ने की इच्छा नहीं होती यार. रोज धीरे 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 स्लो मोशन में खट 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 एंटर करते रहता है वही एक चीज कर. अंकिता मुरे आप कैसे हो? मैं एकदम झकास. बोले तो घर में बहुत पानी आ रहा है अभी. बेस्ट है, कोई टेंशन नहीं है. ठंडी अच्छी हो रही है. चले अपन रेडी है फिर अभी. हियर वी गो. अभी आज आपको ए रिकॉर्डिंग के बटन पर कूद गया कि तू? ओके. मेरे रसगुल्ले बच्चों, एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं. और जैसे कि मैंने आपको कहा कि मुझे फीडबैक देना नोट्स के बारे में, तो कुछ फीडबैक्स मिले हैं मुझे इन टर्म्स की आंसर्स ब्लैंक कर दूं आपको कुछ एक, सो दैट यू कैन राइट ऑन देयर ओन. क्योंकि तुम बोल रहे थे कि मुझे, कुछ बच्चे बोल रहे थे कि हमें आंसर डायरेक्टली दिख जाता है, तो ठीक है वो एक्सेप्टेड है. कुछ समरीज के लिए भी एक्सेप्टेड है. कल कुछ एक बच्चों की और क्वेरी है कि सर हमें सेपरेट बुक में क्या कर, तो टुडे आई विल एक्सप्लेन दैट आल्सो कि व्हाट आर यू एक्सपेक्टेड टू डू इट इन दी सेपरेट बुक. आज आपको पूरा आइडिया देता हूँ, है ना. यस. आज थोड़ा सा और राइटिंग प्रैक्टिस होगा कुछ क्वेश्चंस का, जो कल होमवर्क किए थे वो भी चेक करेंगे. बट बिफोर वी चेक दी होमवर्क, पहले एक बार डेफिनेशन याद कर लेते. जल्दी जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते. व्हाट इज द पीपी? पीपी इज एन असेट हेल्ड फॉर, tangible asset held for production and supply of goods and services, for rental to others or administrative purpose, and it is expected to be used for more than 12 months. Recognition of PP is done only when two conditions are satisfied. First one, cost can be measured reliably and future economic benefits are expected. What is the bearer plant? Which is not held for sale. पहला वाला जो लास्ट लाइन था, राइट यहां पर देख लेते. which is used for production or supply of agricultural produce is expected to bear the agriculture produce for more than 12 months and is not or has a remote likelihood of being sold as a agriculture product except for incidental scrap sale. Yes or no? फिर बेटा जी PP is measured at two ways. One is the cost model and the other one is revaluation model. Now you asked me what is the cost model. So I said you initial recognition is done at the cost. Cost includes three areas basically. तो पहले मैंने बताया था कि सेल्फ जनरेटेड, और फिर मैंने आपको बताया था कि भाई साहब सेल्फ जनरेटेड एंड परचेस्ड. बट मैंने पहले परचेस का आपको बता दिया कि क्या होता है. परचेस प्राइस, फिर डायरेक्टली रिलेटेड एक्सपेंसेस, और फिर इनिशियल एस्टिमेट ऑफ डीकमीशनिंग और डिसमेंटलिंग कॉस्ट. ये बात हुई थी.
अच्छा, परचेज प्राइस में हमने बोला था यू हैव टू टेक इट आफ्टर रिबेट, इट शुड नॉट इंक्लूड रिफंडेबल टैक्सेस, इट शुड इंक्लूड नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, डू यू रिमेंबर दिस? फिर आगे चलने के बाद में डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस में हमने क्या क्या बात करी थी? इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस, फिर प्रोफेशनल फीस, फिर ट्रायल रन एक्सपेंसेस नेट ऑफ ट्रायल रन इनकम, फिर अदर एक्सपेंसेस टू मेक असेट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज एज इंटेंडेड बाय मैनेजमेंट, जैसे हमने बात करी थी, कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट एंड कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन, से यस, एंड देन आई सेड इनिशियल एस्टिमेट ऑफ dismantling expenses. Following expenses are not part of PPE. Internally generated profit, जैसे डिपार्टमेंट ए ने डिपार्टमेंट बी को ट्रांसफर किया एट प्रॉफिट, तो प्रॉफिट एलिमेंट को हम क्या कर देते हैं? निकाल देते। फिर नेक्स्ट, एबनॉर्मल कॉस्ट इज नॉट इंक्लूडेड, एंड देन एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड ऑन कंस्ट्रक्शन इज ओनली इन्वॉल्व। सो बेटा जी फिर उधर इन्होंने बताया था कि स्टार्टअप कॉस्ट नहीं लेते, इनॉग्रेशन एक्सपेंसेस नहीं लेते, कॉस्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट नहीं लेते हैं, राइट, इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस, कॉस्ट ऑफ रीलोकेशन एंड रीऑर्गेनाइजिंग नहीं लेते, एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर जनरल ओवरहेड्स को भी नहीं लिया जाता। क्या ये याद करना, मैंने लिखा था कल इधर, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, यस और नो? रसगुल्ले, जब हम यहां से नीचे गए तो एक और चीज को मैंने आपको इधर पढ़ा दिया था कि अगर डेफर्ड क्रेडिट टर्म्स पर है, सो बेटा जी आपको मैंने बताया था कि इंटरेस्ट का अकाउंटिंग सेपरेटली होता है। मैंने यहां पर ये लिखा था, कॉस्ट ऑफ एन आइटम इज पीपी इज कैश प्राइस इक्विवेलेंट एट द डेट एंड इंटरेस्ट इज रिकॉग्नाइज्ड इन द पी एंड एल अकाउंट, से यस और नो? इट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड वेयर? इन पीपी। क्या यहां तक बात हुई थी हमारी? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और जो कल क्वेश्चन होमवर्क दिए थे उन क्वेश्चन नंबर के बारे में मुझे बताइए प्लीज। 13 14, अच्छा कौन चिल्ला रही है? कहो तो जरा चूम लूं चलती बहार में। बताओ कौन से क्वेश्चन होमवर्क थे? Here we are there on 13th, okay? So ABC Limited is installing a new plant at its production facility. It provides you with the following information. अरे सुनना, बहुत सारे बच्चे बोल रहे कि इंक्रीज द वॉल्यूम, इंक्रीज द वॉल्यूम, क्या इशू है देख। ABC Limited is installing a new plant at its production facility. It provides you with the following information. Now boys and girls, they have given you cost of the plant, cost as per supplier's invoice. क्या करना है बेटा जी? as per supplier's invoice add, पक्का? Next, estimated dismantling cost to be incurred after 5 years. क्या करेंगे? add, ये हमने देखा था, थर्ड पॉइंट था। फिर नेक्स्ट, इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस बिफोर कमर्शियल प्रोडक्शन, इल्ले माइनस नहीं, इसको लेना ही नहीं है गुड़िया। माइनस क्यों करेंगे? माइनस तब करना ना जब इंक्लूडेड होगा तब, समझे कि नहीं? इट इज एक्सक्लूडेड, तो ये नहीं लिया जाएगा। इंटरेस्ट पेड टू सप्लायर ऑफ प्लांट फॉर डेफर्ड क्रेडिट, इल्ले, यस और नो? कैन नॉट टेक, इल्ले मतलब नहीं लेना। इनिशियल डिलीवरी एंड हैंडलिंग कॉस्ट एड, कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन एड, कंसल्टेंट यूज फॉर एडवाइस ऑन द एक्विजिशन ऑफ प्लांट एड। मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, अगर मान लो इसमें से एक गलती हो गई, आपने एक एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, कितने मार्क्स मिलने चाहिए? You are applying your common sense very properly. This is the difference between 12th and BCom and CA. 12th में आपको 4 मार्क मिल जाते हैं 5 में से, यहाँ पर 0 मिलेंगे। क्यों 0? क्योंकि अरे तेरे को लॉजिक ही नहीं समझा है क्या लेना है क्या नहीं लेना। So एक मिस्टेक and it can lead you to the disaster. I hope you people have got this point. So can you people tell me that the amount is purchase price 31,25,000, estimated dismantling cost 2,50,000, initial delivery and handling cost 1,85,000, site preparation cost 4,50,000, consultancy charges 6,50,000, and the total amount turns out to 46,60,000. कितने बच्चों का सही है ये? और कितने बच्चों का सही है ऑनलाइन में रसगुल्ले? इधर कौन कौन नहीं करके आया? कल एब्सेंट थे। और कौन? कहीं को नहीं करके? बड़ा होमवर्क करके आया करो। हाँ फिर ठीक है। नहीं अच्छा, मैंने ये पूछा होमवर्क कौन कौन नहीं करके आया, तो एब्सेंट का आंसर दे रही थी क्या? ठीक है, सॉरी, मैंने गलत क्वेश्चन पूछ लिया, एंड आई एम जेन्युइनली सॉरी फॉर इट। 14th क्वेश्चन देख लेते क्या?
आर वी रेडी टू सी 14th? यस, हियर वी गो। बेटा सॉल्व किया क्या? जरा एक बार दिखाओ तुमने कैसे सॉल्व किया नोटबुक में। क्या बात है यार, ऋषभ इतना इंप्रेस करेगा क्या? चेंज्ड अ लॉट। देखा बेटा, वेरी गुड, कीप अप द गुड वर्क, वेरी गुड, कीप अप द गुड वर्क, वेरी गुड वेरी गुड। क्या प्यारे प्यारे बच्चे लग रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसी तरीके से होमवर्क करने का बेस्ट है। आगे चलते हैं, सभी ऑनलाइन वाले भी रसगुल्ले कुची कुची कू। आगे चलते हैं। दीन बंधु लिमिटेड कॉन्ट्रैक्टेड विद अ सप्लायर टू परचेस अ स्पेसिफिक मशीनरी टू बी इंस्टॉल्ड इन डिपार्टमेंट ए इन 2 months टाइम। बेटा अंडरलाइन द वर्ड इन डिपार्टमेंट ए। इससे ये पता चलेगा कि 2 डिपार्टमेंट रहेगा, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को प्रॉफिट पर भेजेगा। देख लेते। स्पेशल फाउंडेशंस वर रिक्वायर्ड फॉर द प्लांट विच वर टू बी प्रिपेयर्ड विद इन द सप्लाई लीड टाइम। ये सप्लाई लीड टाइम का मतलब क्या होता है? 2 महीने लगने वाले, 2 महीने के इंस्टॉलेशन तक का जो कुछ भी ट्रांसफर है उसके लिए वो फाउंडेशन बना देंगे उस पीरियड में। द कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन ऑफ लेइंग द फाउंडेशन इज 47 to 90। लेते क्या नहीं लेते? लेते। ठीक है, आगे बढ़ो। These activities were supervised by a technician during the entire period who is employed for the purpose of rupees 15,000 per month। क्या करते? 15,000 लेते, 30,000 लेते, 5,000 लेते? 30,000। कई को 2 महीना है। Yes, the technician services were given by Department A to Department B, which billed the services at 16,500 per month after adding 10% margin। ध्यान है तुमको, ये ऊपर वाला भी बंदा कौन है? टेक्नीशियन है। सो बेटा जी 16,500 लेते कि 15,000 ही लेते? सो 15,000 इंटू 2 30,000। ये जो है ना, ये टाइम पास दिया है, टाइम पास। समझे कि नहीं समझे? क्योंकि बेटा जी एक ही टेक्नीशियन की सैलरी को 2 बार डिस्कस किया हुआ है। ए ने बी ने किसको सप्लाई किया? अपन कौन है? ए के बी है? अपन ए। बी ने ए को सप्लाई किया, बराबर है कि नहीं है? अब इसमें क्या हुआ कि 16,500 का कोई रोल नहीं है, बिकॉज इट इज इंक्लूडिंग प्रॉफिट, वी विल ऑलवेज टेक इट एट व्हाट कॉस्ट। ये बंद चालू हो रहा है कब से? द मशीन वाज परचेस्ड फॉर 52,78,000 इंक्लूडिंग जीएसटी। बेटा जीएसटी को क्या करना पड़ेगा? रिवर्स। बोलो हाँ। आगे क्या लिखा है? रुपीज 18,590 ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस वर इनकर्ड incurred to bring the machine to factory। बेटा क्या करेंगे? ऐड करेंगे क्या? An architect was engaged at a fee of 10,000 to supervise machinery installation at the factory premises। बोलो क्या करेंगे? Add। Also payment under invoice was due in 3 months। However, the company made the payment in the 2nd month। The company operates a bank OD at the rate of 11%। Ascertain the amount at which the asset should be recognized under PP। Let me tell you कि ये बैंक OD और जो कुछ भी हमारा एक्सपेंस है वो एड या लेस नहीं होगा। Do you all agree? क्योंकि वो कैश डिस्काउंट है। मैंने आपको बोला था कि ट्रेड डिस्काउंट और रिबेट लेस किया हुआ चलता है, कैश डिस्काउंट लेस नहीं करना है। यू हैव टू टेक द प्राइस विच इज कैश इक्विवेलेंट प्राइस। हैप्पी? सो हियर वी गो। पहले परचेज प्राइस लिया है बेटा जी 52,78,000। हैप्पी? नाउ बेटा जी जीएसटी की रेट नहीं दी है तो रिवर्स कैसे करोगे? तुमको टेंशन हुआ होगा घर पर, आंसर देखने के बाद में इजी लगा होगा, बट साले कमीनो अगर आंसर नहीं दिया होता तो जीएसटी कितना रिवर्स करते? जीएसटी पता नहीं है तो जीएसटी रिवर्स नहीं किया है। देखो जरा जाके देखो क्वेश्चन में, जीएसटी की रेट दी नहीं है, बस इतना बोला इंक्लूडिंग जीएसटी। तो हम नोट लिखेंगे इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। ये क्या लिखा है? इफ जीएसटी रेट इज गिवन एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट इज अवेलेबल इट शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ पीपी। क्या क्या लिखना है इसमें? 2 लाइनें लिखनी। मैंने कुछ नहीं किया। कहां रखो? इधर। तो क्या नोट आएगी बेटा? व्हेन जीएसटी रेट इज गिवन एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट इज अवेलेबल। नाउ व्हाट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट? आपको पूजा मैम समझाएंगे। व्हेन जीएसटी रेट इज गिवन एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट इज अवेलेबल इट शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ पीपी। डू यू ऑल कोऑपरेट विद दिस? ऑलराइट, आगे बढ़ते बेटा जी। सो नॉट एडजस्टेड, ये कितना लेंगे? निल। बेटा जी आगे क्या है? साइट प्रिपरेशन कॉस्ट, क्या ये ऐड की जाएगी क्या? यस। टेक्नीशियन सैलरी ऐड की जाएगी क्या? यस। ट्रांसपोर्टेशन यस, और आर्किटेक्ट फीस भी यस। एंड बेटा जी आपका आंसर कितना आया? 53,83,880। एक्सक्यूज मी, कितने बच्चों का है? दैट्स कूल। कैन वी प्रोसीड अहेड नाउ? बेटा जी उसके अंदर और नीचे पॉइंट्स क्या लिखे? इंटरनली बुक प्रॉफिट शुड बी एलिमिनेटेड इन अराइविंग एट द कॉस्ट ऑफ पीपी एंड इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट फॉर अर्लियर पेमेंट ऑफ इनवॉइस इज नॉट रिलेवेंट अंडर AS 10। उसका कोई लेना देना नहीं है। क्या ये क्वेश्चन भी बराबर करके आए? कितने बच्चों का आंसर सही है? कितने का रॉन्ग है?
क्या रॉन्ग करके आई? तो जीएसटी में क्या करके आई? तो ये नहीं करना था बेटा, फिर अभी आगे पता ही नहीं चलता। हमेशा ध्यान में रखना, एक पॉइंट नहीं समझा तो बाकी चीजों को इग्नोर नहीं करते। अब जैसे तेरे में एक गंदा पॉइंट है कि नहीं है? तेरे में है कि सारे अच्छे पॉइंट है? यू हैव योर बैड पॉइंट्स। तो तुझे तेरे दोस्त, तेरे मम्मी पापा छोड़ देते क्या? किसी फ्रेंड ने छोड़ दिया क्या? फिर मम्मी पापा छोड़ देते, मैं टीचर छोड़ देते क्या तुमको? सो जब खड़ूस हम नहीं छोड़ते तेरे को, तो क्वेश्चन को क्यों छोड़ के आती है बे? एक क्वेश्चन के पीछे एक पॉइंट के पीछे ऐसे नहीं करते। हाँ, उसमें 95% पॉइंट नहीं आया तो फिर छोड़ गया। मैं तो फिर भी बोलूंगा 5% के लिए काम करके आने का, समझे क्या? नहीं बेशक। चलो जीएसटी का समझ में आया क्या? नहीं, ये सीए इंटर में आपको बहुत काम देगा, क्योंकि ये शुरुआत से ही एटीट्यूड रखो, क्योंकि ऐसा होगा कि आपको कुछ चीजें नहीं आएगी। इसका मतलब ये नहीं कि उसको छोड़ के आ जाना, करके आने की कोशिश कर। अगला क्वेश्चन कौन सा है? 15 थोड़ा सा क्रिटिकल है, लिख लो, इंपॉर्टेंट है। नहीं, ये यही क्रिटिकल है कि दूसरा वाला था? सोपा आहे, काही नाही याच्यात। मी सॉल्व करू का पहिला? हाँ, मग आपण तुमचा डाउट बघू। वर्सटाइल लिमिटेड परचेस्ड मशीन, तुम्हारी बात चल रही है, फॉर ₹4,80,000 इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी 40,000। ये बेटा जीएसटी क्या करेंगे? आवाज नहीं आ रही बे। माइनस। संतोष, कुछ बच्चों के पास नोट्स नहीं है, अरेंज कराए क्या? हाँ ठीक, सॉरी मेरे से गलती हो गई सर, मैंने पूछना नहीं चाहिए था। इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये क्या है? Input tax credit is available for the GST paid. The company incurred the following other cost of site preparation for site installation. क्या करेंगे ये? Add total labor charges 200 out of the total 600 man hours worked were spent for the installation of machinery. So बेटा जी हम कितने लेंगे? सिर्फ 200 लेंगे. So it would be 66,000 divided by 600 multiplied by 200. अब आप मुझे पूछोगे सर ये क्यों ले रहे हैं? अगर आपको याद होगा, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस शुड बी एडेड व्हिच आर यूज्ड फॉर द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द पीपीई। याद आ रहा है? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस आपने पढ़ा था, शुड बी इंक्लूडेड। बताओ बेटा कितना है? 66,000 डिवाइड बाय 600, 22,000 शुड बी एडेड। बराबर है क्या? सो 22,000 ऐड। नाउ स्पेयर पार्ट्स एंड टूल्स कंज्यूम्ड इन इंस्टॉलेशन, डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल एक्सपेंसेस। याद आ रहा है क्या? सो बेटा जी ये डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल एक्सपेंसेस है, 6,000 विल आल्सो बी added. Total salary of supervisor, time spent for installation was 25% of the total time work. So beta ji 24,000 into 25%, it would be how much? 6,000. Do you all agree? Total admin expenses 1/10 relates to plant installation. Now remember, मैंने कहा था कि admin expenses नहीं लेना है. Do you remember that? I repeated for you people that admin expenses need not be taken. Do you remember that? But जब ये खुद बोल रहे कि 1/10 relates to plant installation, तब हमको लेना पड़ेगा। सिर्फ एडमिन एक्सपेंस बोला होता, सिर्फ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस बोला होता, सिर्फ जनरल ओवरहेड बोला होता, तो हम नहीं लेते। बट जब क्लियरली बोला जा रहा है कि इट इज रिलेटेड टू व्हाट? एक्विजिशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, सो आई विल बी टेकिंग अप व्हाट? 3,200 ऐड। टेस्ट रन एंड एक्सपेरिमेंटल, ये तो ऐड करना ही है, 23,000। Consultancy charges for architect 9,000 and depreciation on asset used for installation. Highlight this line. This is very beautiful, very beautiful. So मैं आपको एक बात पूछ रहा हूं, सपोज आपने कोई बड़ा कंस्ट्रक्शन होते हुए देखा है क्या? एक फैक्ट्री का कंस्ट्रक्शन होते हुए सुना है? तो जब कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो बहुत सारी क्रेन्स यूज हो रही है उसमें, समझे? तो वो क्रेन की डेप्रिसिएशन किस में जाएगी? तुमने बोला P&L, बकवास सही है, अब थोड़े से बड़े बन जाओ। बेटा जी जिस असेट के निर्माण के लिए वो असेट लग रही है, राइट, वो डेप्रिसिएशन उस असेट के अंदर ऐड होगा। तो मान लो एक बिल्डिंग बन रही है बहुत बड़ी, एक ब्रिज बन रहा है बहुत बड़ा, तो बहुत बड़ा ब्रिज बन रहा है तो वो असेट बन रही है, पीपी बन रही है। अब उस ब्रिज को बनाने के लिए बहुत सारी क्रेन्स है, बहुत सारी अर्थ मूविंग, हैवी अर्थ मूविंग मशीन्स लग रही है, तो उस असेट का डेप्रिसिएशन किधर जाएगा? इट विल गो इनटू द कॉस्ट ऑफ पीपीई। अभी यहां पर आज पुणे में मेट्रोज बन रही है, तो मेट्रो बन रही है तो आप देखो कितनी बड़ी बड़ी असेट्स लग रही है यहां पर, तुम क्या बोलोगे? ये असेट का डेप्रिसिएशन P&L में जाएगा? साले नलायक को कमी ना हो। फिर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट जब तुमने किया था, मैंने सिखाया था, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जो कोई भी डेप्रिसिएशन होता है वो डेप्रिसिएशन किसको हिट करता है? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को होता है, जो फैक्ट्री में यूज होता है। यस और नो? सेम लॉजिक से
जो असेट यूज हो रही है दूसरे असेट के निर्माण में, इकोनॉमिक्स याद करो, कैपिटल गुड्स, capital goods are goods which are used to manufacture other goods, yes or no? So the depreciation of those capital goods will not be going to P&L account, it will go into the cost of those goods, other goods जिसका मैन्युफैक्चरिंग चल रहा है। वैसे ही एक पीपीई के निर्माण के लिए दूसरा पीपीई यूज हो रहा है, तो depreciation of PPE will get added to what? Cost of other PPE. Say yes. चलो एक बात बताओ मुझे, तुम अभी मेट्रो देख रहे हो, राइट? स्वारगेट में मेट्रो देखा होगा बनते हुए, तो मेट्रो में वो अर्थ मूविंग मशीन यूज कर रहे हैं, नीचे कितनी सारी क्रेन्स लगी हुई है, वो क्रेन्स के डेप्रिसिएशन तुम क्या बोल रहे हो, सच्ची P&L में जाएगा? नो, इट विल बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ पीपीई ओनली, इट इज एन एक्सपेंडिचर यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग अनदर असेट। तो बेटा जी ये जो है ना डेप्रिसिएशन ऑन असेट यूज फॉर इंस्टॉलेशन विल ऑल्सो एड टू व्हाट 12,000। तुम्हें याद है मैंने कौन सा वर्ड यहां से चुना उस अपने चार्ट में से? तुम सोच रहे होंगे ना सर ये तो पढ़ा हुआ याद आ ही नहीं रहा है। देखो, ऑल अदर कॉस्ट इनकर्ड टू ब्रिंग द असेट to the present location and condition as intended by management। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो उसके तहत मैंने कौन से पॉइंट्स को ऐड कर लिया बेटा जी? डेप्रिसिएशन को ले लिया, फिर एडमिन एक्सपेंसेस को ले लिया, और इसमें और कोई था, स्पेयर पार्ट्स एंड टूल्स कंज्यूम्ड भी, इसको भी ले लिया। आशा करता हूं कि बात समझ में आई। सो बेटा जी हमारी पीपी का वैल्यू हम चेक करते हैं, बट इसके नीचे क्या लिखा है? द मशीन वॉज रेडी फॉर यूज ऑन 15th जनवरी बट यूज्ड फ्रॉम 1st फरवरी। ये अभी तक आपको पढ़ा है नहीं। ड्यू टू दिस डिले फर्दर कॉस्ट ऑफ 19,000 वाज इनकर्ड, कैलकुलेट द वैल्यू एट विच द प्लांट शुड बी कैपिटलाइज। ध्यान रहे, जब वो असेट इज रेडी फॉर यूज उसके बाद में कुछ भी कैपिटलाइज नहीं होगा। आई रिपीट, सिर्फ असेट के रेडी होने तक का सारा खर्चा क्या होगा? कैपिटलाइज, उसके बाद में कुछ भी कैपिटलाइज नहीं होगा। सो इफ यू कैन चेक इट आउट माय डियर फ्रेंड्स, द आंसर वुड बी हाउ मच? एक बार लो कैलकुलेटर पर बेटा जी। 4,80,000 माइनस 40,000 प्लस 21,000 प्लस 22,000 प्लस 6,000 प्लस 6,000 प्लस 3,200 प्लस 23,000 प्लस 9,000 प्लस 12,000। बेटा जी कैन आई हैव द आंसर प्लीज? 5,42,200। इज दैट ओके? सो बेटा जी अब तुम्हारी क्वेरी गुंडी काय मी सांगत होतो तुला करणार म्हणून, तू असं कोण करतंय माझ्या बरोबर? ये ऑनलाइन लाइव कोई क्वेरी है कि बताओ? ऑनलाइन लाइव कोई क्वेरी के बोल दो। अभी आज हम अगले पॉइंट पर चले। रेडी? आज के क्वेश्चंस और बेहतरीन है, अच्छे हैं। आज हम थ्योरी लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, अभी आपको आज एक चीज भी बतानी है बेटा। आपको मैंने बताई थी कि 3 बुक्स आपको मिलेगी। 2 बुक्स अभी आपके साथ में, एक है क्या नाम उसका, जो मैंने नोट्स बनाए वो, दूसरा वाला है क्वेश्चन बैंक। अब आपको और एक बुक बताता हूं जो आपको मिलने वाली है। अच्छा, इसके अंदर मेरे पास पासवर्ड नहीं इसका। यार इसका पासवर्ड डाल रहे, क्लास 264। एनी विच इज, आपको मैं बताता हूं, एएस जो होते हैं वो आईसीआई की वेबसाइट में रिसोर्सेस की जगह पे लिखे होते हैं। ठीक है, मैं आपको जल्दी से कैसे डालेगा ये निकाल दूं? हाँ वो कॉपी कर लेते हैं ना, जल्दी डाल बस, मेरे को बता। मेरे को भी नहीं बताते, कोई इज्जत है मेरी? मुझे भी नहीं पता क्या, मत टाइम पास क्या करो यार मेरा। ये इधर 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 क्लास 264। वो डाल तो मी, पासवर्ड चेंज किया ना कभी ने?
ये भाई को भी नहीं पता है? मत करो यार, टाइम पास मेरा। अनेबल टू ज्वाइन नेटवर्क, कौन सा करूँ ज्वाइन? 5G वाला करूँ क्या? हाँ भाई। अच्छा, ये वो 264 करा रहा था। बेस्ट आहे, कडकडन जावा तुम्ही आता. हाँ ये देखो, आपको ऐसे एक बेयरटेक्स दिए जाएगी और इसमें रिसोर्सेस सेक्शन में जाने का, और यू हैव टू क्लिक ऑन द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड हियर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इसके अंदर बेटा जी आपका जो लेना पड़ेगा आपको वो पीडीएफ वर्जन एज ऑन 1 फरवरी 2022, ये दिख रहा है क्या आपको? यू हैव टू क्लिक ऑन दैट, और फिर इसके अंदर AS10 PPE। तो PPE का इस तरीके से बेयर टेक्स्ट है, तो आपको इसका मैं पीडीएफ दूंगा, बट ये क्या है कि बहुत ज्यादा पेजेस है, जैसे 26 पेजेस है, तो इसको मैं क्या करता हूँ छोटा कर कर आपको मर्ज कर कर एक ही बेयर टेक्स्ट प्रिंट कर कर दूंगा। ओके, सो अब इसके अंदर सारी चीजें जो लिखी हुई है बोल्ड में, वो आपने एक्सपेक्टेड है आपसे कि आप उसको पढ़ना, जो भी बोल्ड में लिखी हुई है। एग्रीड? अब जैसे बेटा जी आज जो हम पढ़ेंगे मैं आपको बताता हूं थोड़ा सा, ये याद आ रहा है तुम्हें रिकॉग्निशन का? द कॉस्ट ऑफ एन आइटम ऑफ पीपी शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एसेट इफ एंड ओनली इफ इट इज प्रोबेबल दैट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट एसोसिएटेड विद द आइटम विल फ्लो टू द एंटरप्राइज एंड द कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। तुम्हें याद आ रहा है क्या? चलो आगे बढ़ेंगे। उसके बाद में आइटम सच एज स्पेयर पार्ट्स, स्टैंड बाय इक्विपमेंट एंड सर्विसिंग इक्विपमेंट आर रिकॉग्नाइज्ड अकॉर्डिंग विद दिस स्टैंडर्ड व्हेन दे मीट द डेफिनेशन ऑफ पीपी। याद आ रहा है? चलिए अपन थोड़ा सा और स्क्रॉल करते हैं। बेटा जी इनिशियल कॉस्ट के बारे में भी आपको पढ़ाई थी चीजें, मैं आपको इधर बता देता हूं। एलिमेंट्स ऑफ द कॉस्ट, आर वी रेडी? सो परचेज प्राइस इंक्लूडिंग इंपोर्ट ड्यूटीज एंड नॉन रिफंडेबल परचेज टैक्सेस, क्या हमने बात करी थी क्या? And the cost directly attributable to bringing the asset to the location and condition necessary for it to be capable of operating in a manner intended by management। क्या ये लाइन मैं बार बार रिपीट कर रहा था क्या आपको? वहां पर शॉर्ट में थी, बट यहां से आप पढ़ सकते हो। The initial estimate of the cost of dismantling, removing the item and restoring the site on which it is located referred to as decommissioning, restoration and similar liabilities। क्या हमने ये भी पढ़ा था क्या? सो मतलब ये स्टैंडर्ड में इसी तरीके से पॉइंट्स दिए हुए। अच्छा, एग्जांपल्स ऑफ डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट, याद आ रहा है क्या पढ़ा हुआ? कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन, इनिशियल डिलीवरी एंड हैंडलिंग कॉस्ट, इंस्टॉलेशन एंड असेंबली कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग, इसको ट्रायल रन एक्सपेंसेस बोला था, प्रोफेशनल फीस, से यस और नो? और बेटा जी एग्जांपल्स ऑफ द कॉस्ट दैट आर नॉट द कॉस्ट ऑफ एन आइटम ऑफ पीपी इक्विपमेंट आर कॉस्ट ऑफ ओपनिंग अ न्यू फैसिलिटी, बिजनेस सच एज इनॉग्रेशन एक्सपेंसेस, स्पेसिफिकली इग्नोर किया था क्या हमने? कॉस्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट और सर्विस, कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग अ बिजनेस इन न्यू लोकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर जनरल ओवरहेड, से यस? सो राजा बेटा जी उसके अलावा भी आपको ये बोला था कि इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस सच एज दोज इनकर्ड व्हाइल डिमांड फॉर आउटपुट ऑफ एन आइटम बिल्ड्स अप इन कॉस्ट को आर नॉट इंक्लूडेड शब्द यूज किया हुआ है, दिख रहा है क्या इधर? नॉट इंक्लूडेड, ये देखो नॉट इंक्लूडेड इधर। कॉस्ट ऑफ रीलोकेटिंग एंड रीऑर्गेनाइजिंग पार्ट ऑफ ऑल द ऑपरेशंस ऑफ द एंटरप्राइज। तो आपको पता है मैं क्या बोल रहा हूं, जब भी मैं आपको स्टैंडर्ड पढ़ाऊंगा इसके आगे से आपको एक इस प्रिंट आउट में भी कुछ और होमवर्क दूंगा जो आपको एक बार रीड करना है। यू डोंट हैव टू मग इट अप, वो मगअप मैं करा दूंगा, आपको सिर्फ एक रीड करना है जिससे आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि ये सब चीजें। देखो मैं इस नोट से पढ़ाऊंगा ना तो बहुत ड्राई हो जाएगा आपको, इसलिए चार्ट से पढ़ा रहा हूँ। चार्ट से पढ़ने के बाद में आपको क्लिक हो जाएगा कि हाँ ये चीज है। देन व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू आल्सो गो थ्रू द बेयर टेक्स्ट। बेयर टेक्स्ट में कई बार तो मैं भी ले जाऊंगा आपको और मैं भी आपको फील कराऊंगा कि देखो किस तरीके से बेयर टेक्स्ट को पढ़ते हैं और उसमें क्या लिखा हुआ है। सो समटाइम्स वी विल आल्सो कम डाउन टू द बेयर टेक्स्ट। तो आपके पास बुक्स कितनी होगी? 3। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट बुक होगी आपकी क्वेश्चन बैंक, सेकंड लेवल पर चार्ट, ऑफ कोर्स चार्ट पहले पढ़ना होगा, और बेयर टेक्स्ट। बेयर टेक्स्ट को जिस तरीके से पढ़ना है वो हम आपको बार बार बताते रहेंगे। तो मुझे एक क्वेश्चन आया था कि सर वो एक जो बुक बनानी है उसमें क्या लिखना है? सो पहला क्या करना है कि आपने उधर चार्ट को रिप्रोड्यूस करने की कोशिश करना है, क्योंकि चार्ट्स में जितने भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं। तो चार्ट्स अभी आपके पास बने हुए हैं, उसको बिना देखे आपने लिखने की कोशिश करना है। इज दैट ओके? चार्ट्स को बिना देखे लिखने के बाद में आपको सेकंड स्टेप पर ये करना है कि कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको बेयर टेक्स्ट से मिलेंगे वो भी लिखने की कोशिश करना। इज दैट ओके? सो मतलब वो चार्ट आपको रिप्रोड्यूस करना है, जब तक आप रिप्रोड्यूस नहीं करोगे आपको याद नहीं रहेंगे। इज दैट ओके? ग्रुप 1 और ग्रुप 2 मिलाकर मैं आपको 50 मार्क फाइनल करा के दे सकता हूं। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 मिलाकर मैं कितने मार्क्स? 50 मार्क फाइनल करा दूंगा, प्रोवाइडेड यू फोकस ऑन दिस पॉइंट। क्लियर? तो ये बुक बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है और बहुत आसानी से हो जाएगा, क्योंकि वो छोटी सी बुक बनेगी फिर उसके बाद में मैं आपको पूरा उसमें परफेक्ट करा दूंगा। आर वी रेडी? सो हियर वी गो बेटा जी, एंड नाउ प्लीज कम डाउन टू द फ्यू मोर क्वेश्चंस व्हिच यू आर गोना सॉल्व टुडे। सो प्रेम से बोलो एएस है, एएस है। क्वेश्चन नंबर 1, अभी आज के हम थ्योरी क्वेश्चंस राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है?
अबे ओनली 3 बुक्स नहीं है ये, ये सिर्फ एएस की बुक्स है, उसके बाद में जो बाकी का है वो अलग बुक्स है। इज दैट ओके? बट थ्योरी के लिए, एएस के लिए 3 बुक्स है और उसमें परफेक्ट हो जाएगा। ये तुमको पक्का समझा ना? क्या करने का बताओ, जो एक्स्ट्रा बुक बनाओगे वो हैंड रिटन चार्ट्स तुम रिप्रोड्यूस करोगे, जो जो वर्डिंग्स है वो रिप्रोड्यूस करोगे। इज दैट ओके? चार्ट्स मैंने बनाकर दे दिया, उसको रिप्रोड्यूस अगर खुद से खुद करते आए तो तुमको क्या लगेगा, हाँ मुझे जो वर्डिंग्स है वो याद आ रही है। फिर बेयर टेक्स्ट पढ़ोगे तो कुछ कुछ वहां से वर्डिंग्स तुमको मिलेगी, वो भी तुमको यहां पर लिखने की है। फिर जब मैं आंसर करूंगा ना तो उधर आई विल टेक केयर ऑफ द एवरीथिंग, डोंट हैव टू वरी। मुझे तुम्हारे से सिर्फ शब्द चाहिए, ठीक है? सो आ जाइए बेटा जी। एंटिटी ए which operates a major chain of supermarket has acquired a new store location. Highlight the word new store location. New का मतलब ये होता है एकदम ताजा ताजा, नया स्टोर लोकेशन। वेरी गुड मैम, लाल कलर, क्या काम कर रहे हो आप, जोरदार। The new location requires significant renovation expenditure. Management expects that, please underline the word management. तुम्हें पता है एज इंटेंडेड बाय मैनेजमेंट कुछ शब्द पढ़ा था, इधर क्या बोला, मैनेजमेंट एक्सपेक्ट्स दैट रिनोवेशन विल लास्ट फॉर 3 months ड्यूरिंग विच सुपरमार्केट विल बी क्लोज्ड। मैनेजमेंट हैज प्रिपेयर्ड द बजट फॉर दिस पीरियड इंक्लूडिंग एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन, रीमॉडलिंग, सैलरीज ऑफ स्टाफ हु विल बी प्रिपेयरिंग द स्टोर बिफोर इट्स ओपनिंग एंड रिलेटेड यूटिलिटीज कॉस्ट। What will be the treatment of such expenditure? So बेटा जी आपको मैं बता दूं, ये cost will be added to the cost of PP. कम से क्वेश्चन why? क्योंकि हमने जो नया स्टोर एक्वायर किया है उसको अपनी डिजायर्ड प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन में आने तक का सारा खर्चा हमें क्या करना होगा, ऐड। लेट्स टेक एन एग्जांपल, स्टारबक्स। एफसी रोड पर जहां पर आज स्टारबक्स है वहां पर पहले कोई और पिज्जा आउटलेट था, फिर स्टारबक्स ने उसको एक्वायर किया। अब स्टारबक्स ने उसको एक्वायर कर दे, तुरंत काम चालू कर कन्वर्ट कर देगा क्या? तो उसको रीमॉडल करना पड़ेगा। उनको रीमॉडलिंग में क्या करना पड़ेगा, उनको स्टारबक्स के हिसाब से उसको पूरा चेंज करना पड़ेगा, उसका इंटीरियर कराना पड़ेगा, तो उतने समय तक वो स्टोर बंद रहेगा। बट जो पिज्जा के एम्प्लॉइज थे उन्हीं एम्प्लॉइज को उन्होंने कंटिन्यू रखा और उन्होंने बोला कि आप अभी स्टोर को प्रिपेयर करने के खर्चे के ऊपर ध्यान दो, उसके ऊपर ध्यान दो, और जैसे ही बन जाएगा विल स्टार्ट विद द वर्क। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आपसे मैं पूछ रहा हूं कॉमन सेंस की बात, क्या हम इस खर्चे को कैपिटलाइज कर सकते हैं क्या? द आंसर इज यस। आप इसकी क्या बात करो, आप किसी भी चीज के बारे में बात कर लो, कोई भी स्टोर जो आपको ओपन होते हुए दिखता है, अगर आप फिनिक्स मॉल जाते हो या कोई मॉल जाते हो, वहां पर आपको देखने को मिलता है कई बार कि कोई एक स्टोर बंद हो गया था, वहां पर दूसरा स्टोर था, कोई स्टोर बंद हो गया और वहां पर नया स्टोर शुरू हो रहा है। तो नया स्टोर शुरू होने के लिए उनको 3-4 महीने लगते हैं। उस दौरान जो खर्चा हो रहा है उस खर्चे को क्या करोगे आप? कैपिटलाइज। इट्स एज सिंपल एज दैट। वही लिखा है ना पूरा। और मैनेजमेंट जो इंटेंड करता है उस स्टोर को बनाने के लिए हमें 3 महीने लगेंगे। अब इसकी वर्डिंग पर हमें फोकस करना है, और क्या हमने वर्डिंग पढ़ी थी क्या, हम देखेंगे। पहला फैक्ट्स, एक गुड़िया ने मुझे क्वेश्चन पूछा कि सर एग्जाम में हमें क्वेश्चंस के आंसर्स कैसे लिखने हैं। देखो बेटा, इसमें से 2 पॉइंट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, एक रेफरेंस, एनालिसिस एंड कंक्लूजन। फैक्ट्स अगर आपको एग्जाम में लिखना है तो लिखना, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। फैक्ट्स मैंने दिया है क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है एक शॉर्टकट में। फैक्ट्स नहीं भी किया तो चलता है, बट एनालिसिस, कंक्लूजन और रेफरेंस, ये तीनों पॉइंट आने ही चाहिए। रेफरेंस एग्जामिनर ढूंढेगा ही ढूंढेगा, और तुम्हारा रेफरेंस बिल्कुल इसी तरीके से आने की कोशिश करना है, ठीक है? और ये मैं करवा दूंगा, अभी आपको करके दिखाता हूं। एज पर द प्रोविजन ऑफ AS 10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, द कॉस्ट ऑफ एन आइटम ऑफ अ PPE कंप्राइजेस, याद आ रहा है, एनी कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल to bringing the asset to the location and condition necessary for it capable of operating in a manner intended by management। वैसे आपको बता दूं कॉस्ट में क्या क्या था, परचेज प्राइस, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट एंड डिसमेंटलिंग एंड डीकमिशनिंग कॉस्ट। उसमें जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है उसके बारे में ये बोला हुआ है, इट इंक्लूड्स ऑल द कॉस्ट which are incurred to bring the asset to the location and condition necessary for it to be capable of operating in a manner intended by management। मैंने ऊपर कौन सा शब्द हाईलाइट करा है? मैनेजमेंट। क्यों पता है? क्योंकि मैनेजमेंट एक्सपेक्ट्स। आगे बढ़ते हैं। द कॉस्ट ऑफ एन आइटम ऑफ PPE should be recognized as an asset if and only if it is probable that future economic benefit associated with an item will flow to the enterprise and the cost can be measured reliably। Do you all agree? Analysis, the cost of construction and remodeling the supermarket are necessary to bring the store to the condition necessary for it to be capable of being operating in a manner intended by the management। However, अब ये क्या बोला कि जो
इसके अंदर ऊपर तुम देखोगे तो कॉस्ट कौन सी बोली हुई है? कंस्ट्रक्शन, रीमॉडलिंग कॉस्ट, हाँ या नहीं? कंस्ट्रक्शन, रीमॉडलिंग कॉस्ट और कौन सी कॉस्ट? सैलरीज। सो बेटा जी उसमें से रीमॉडलिंग और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट तो ऐड करनी है, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट सैलरी कॉस्ट के बारे में क्या बोला है? एक और एडिशनल पॉइंट बोला, इफ द कॉस्ट ऑफ सैलरीज, यूटिलिटीज एंड स्टोरेज ऑफ गुड्स आर इन द नेचर ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर दैट वुड बी इनकर्ड इफ द सुपरमार्केट वाज ओपन। मतलब क्या है? सुपरमार्केट ओपन हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो कॉस्ट तो इनकर होने ही वाली है। सो देन दैट इज नॉट द कॉस्ट ऑफ पीपी, क्योंकि दैट इज द कॉस्ट विच इज एसोसिएटेड विद द बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल बेटा जी, संतोष की सैलरी, मैं कोई पीपी बना रहा हूं या नहीं बना रहा हूं, वो तो चल ही रही है, तो इन दैट केस दैट कैन नॉट बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ पीपी। इसलिए सैलरीज के लिए हमने क्या लिखा है, वापस से पढ़ो। हाउएवर इफ द कॉस्ट ऑफ सैलरीज, यूटिलिटीज एंड स्टोरेज ऑफ गुड्स आर इन द नेचर ऑफ operating expenditure that would be incurred if the supermarket was open, then these costs are not necessary to bring the store to the condition necessary for it to be capable of operating in a manner intended by management and should be expensed. Conclusion, construction and remodeling cost should be capitalized. So बेटा जी मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछता हूं कि कैसे करने का है, जरा सोच के बताइए। इसमें स्टेप नंबर 1 क्या लिखेंगे? फैक्ट्स ऑफ द केस। फैक्ट्स ऑफ द केस बेटा जी क्वेश्चन से ही आएगा। न्यू लोकेशन इज एक्वायर्ड बाय एंटिटी ए, इट रिक्वायर्स सिग्निफिकेंट रिनोवेशन एक्सपेंडिचर, मैनेजमेंट हैज प्रिपेयर्ड अ बजट फॉर द कंस्ट्रक्शन एंड रीमॉडलिंग कॉस्ट एंड अदर रिलेटेड कॉस्ट। ये फैक्ट्स हो गया। आपको लिखना है तो लिखना, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। अब बेटा जी हमें क्या लिखना है? रेफरेंस। तो क्या लिखेंगे? एज पर AS10 पीपी, कॉस्ट ऑफ पीपी इंक्लूड्स व्हाट? अगर आपको लिखना है तो मैं बता रहा हूं, परचेज प्राइस, फिर क्या? directly attributable cost and dismantling and decommissioning expenses. Directly related expenses are those expenses which are incurred to bring the PPE to the location and condition as is necessary to make the asset capable of being operated in a manner intended by management. ये लिख सकते हैं। फिर उसके बाद में हम आगे लिखेंगे the cost of an item of PPE should be recognized if and only if when the cost can be measured reliably and there would be future economic benefits flowing to the entity. ये हो गया हमारा कौन सा? रेफरेंस। फिर एनालिसिस में इन द अबव केस कौन से कॉस्ट? रीमॉडलिंग कॉस्ट और कौन सा कॉस्ट है? कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आर इंकर्ड टू मेक द स्टोर रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज as intended by management, to get ready for its use as intended by management. Hence this cost can be capitalized or added to the cost of PP. However, salaries and staff, क्या बोलते? Store molding charges, if they are in the nature of operating expenses, right, and are not incurred for only PP, then those costs can be what? Transferred to P&L. क्योंकि हमारे पास दो ही है कॉस्ट के, एक तो कैपिटलाइज होगा या कहां चला जाएगा? P&L। और फिर आगे क्या हुआ बेटा जी? कंक्लूजन में कंस्ट्रक्शन एंड रीमॉडलिंग कॉस्ट शुड बी कैपिटलाइज्ड बाय द एंटिटी ए। क्या हम इस आंसर को लिखने का प्रयास करेंगे? तो जो आपने सेपरेट बुक बनाई उसमें करेंगे। सो प्लीज कम अलोंग विथ मी टू क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, ये शुरुआत में क्वेश्चन डिफिकल्ट जाएगा, मैं पहले ही बता रहा हूं, बट आपको कब देखना है? आज के लेक्चर के एंड में कि क्या आप इन जैसे क्वेश्चंस को हैंडल कर पा रहे हो। तो तब तक थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें। अच्छा ये समझ में किसको नहीं आया? मैं आज आपको सीए इंटर कौन पास होता है कौन फेल होता है उसके बारे में, समझ में किसको नहीं आया? समझ में सबको आता है, लिखने में बैंड बजती है। और आपका जो इंटरेक्शन होता है विद एग्जामिनर, इट इज ओनली थ्रू पेपर। दैट्स इट। आर वी रेडी? चलिए लिखिए बेटा जी। बेटा फैक्ट्स लिखना है कि नहीं लिखना है? लिखना है फैक्ट्स। अच्छा क्या है फैक्ट्स? एंटिटी ए acquired new store location and has incurred significant renovation expenditure. Right, including
including salaries to staff, है ना? फुल स्टॉप, ये हुआ फैक्ट्स। फिर सेकंड वाला क्या लिखेंगे? रेफरेंस। As per AS10, property, plant and equipment the cost of PPE comprises of purchase price, cost directly attributable to bringing the asset to location and condition necessary for it to be capable of operating. Directly attributable cost directly attributable to bringing the asset to the present location and condition necessary for it to be capable of operating in a manner intended by management. ठीक है, सो इसको मैं अंडरलाइन कर दूंगा। सर एग्जाम में भी कर सकते हैं, यस। फर्दर AS10, as per AS10, PP can be recognized if and only if cost can be measured reliably. सेकेंड वाला कौन सा है? इट इज प्रोबेबल दैट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स associated with the item will flow to the enterprise. It is probable that future economic benefit associated with the item will flow to the enterprise. Do you all agree? Okay. So बेटा जी ये क्या हो गया हमारा? रेफरेंस। पहले हो गया फैक्ट्स, अब क्या करना है? एनालिसिस। In the above case, cost of construction and remodeling cost are incurred to make the store ready for its use as intended by management. क्या ये बराबर बोला क्या मैंने? Cost of construction and remodeling costs are incurred to make the store ready for its use as intended by management or capable of its use as intended by management. हमने बट वो मैसेज कन्वे कर दिया
कि जैसे मैनेजमेंट चाहता है उस तरीके से उसको रेडी करने के लिए ये कॉस्ट इनकर्ड है, यस और नो। आगे लिखते, बी कॉस्ट ऑफ सैलरीज, और कौन सा है, एंड अदर related cost, related utility cost are in the nature of operating cost, राइट। अच्छा, अगर ये ऑपरेटिंग कॉस्ट ना हो तो क्या करेंगे, इसको कैपिटलाइज कर सकते हैं, बट अभी हमने इसमें अजम्पशन क्या किया कि कॉस्ट ऑफ सैलरीज एंड अदर रिलेटेड यूटिलिटी कॉस्ट आर इन द नेचर ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट, क्यों स्टोरेज है। सो अभी हमारा क्या आएगा कंक्लूजन, क्या आएगा कंक्लूजन में, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड रीमॉडलिंग cost should be added to cost of PPE, should be added to the cost of PPE. आदित्य क्या बोला सर कि सर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तुमको, मैंने एक चीज बताई थी, ये लास्ट पार्ट तक आए जब हम लेक्चर के, तब मेरे को बोलना, मेरे को भी पता है थेरी है, तुम जरा विचार करो, अगर मैं ये सिर्फ समझा के चला जाता, तुम जरा फील करना मेरे पॉइंट को, मैंने आपको क्या बताया, ये आपको समझा क्या, कोई बोल नहीं सकता कि नहीं समझा, सबको समझ में आया, पर जैसे मैंने आपको बोला लिखने का है तब बैंड बजी। जस्ट इमेजिन कि मैं आपको लिखाता ही नहीं तो आपको पता ही नहीं चलता कि आपको यहां पर प्रॉब्लम आ रही है। एंड ऑल द प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है ना कि एक बार रट्टा भी मारना पड़ रहा है ना। अब जो अपने लिखा हुआ क्वेश्चन है उसका आंसर एक बार पढ़ लीजिए। कई बार क्या होता है कि कोई आदमी अच्छा करने जाता है, देयर आर 2 ways टू डू इट, वन इज हाइड इट, छुपा दो और मत बताओ, और दूसरा हुआ है कि भाई बता दो, एक्सपोज कर दो, बट इट विल हेल्प यू आउट इन द फ्यूचर। अब जैसे इस एग्जाम में कितने बच्चों को एग्जामिशन मिले, कितने, बिकॉज रूल ही सिंपल है यार, अभी तकलीफ होगी, अभी कष्ट होगा, चलेगा, आगे एग्जाम में जाके कष्ट करूंगा क्या मतलब है। और तुम मुझे बताओ, सपोज इसको समझाना है, समझाने में क्या बड़ी बात है, सबको समझ में आ रहा है यार कि ये डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ रीमॉडलिंग एज इंटेंडेड बाय मैनेजमेंट, तो ऐड करना होता है, सबको समझ में आ गया। प्रॉब्लम कहां होती पता है क्या, अपन इंडियंस की, व्हेन वी हैव टू राइट इट इन इंग्लिश, दैट इज वेयर वी क्रिएट अ प्रॉब्लम, दैट इज वेयर वी हैव अ प्रॉब्लम। इनफैक्ट जब एएस बनते हैं तब उसकी इटरेशंस कितनी होती है एक बार देखना, तो एएस बनते तब उसमें भी इटरेशंस बहुत होती है। सो इन द सेम मैनर बेटा जी यहां पर भी इटरेशंस होती रहेगी, डोंट वरी अबाउट इट। सेपरेट कॉपी में करना है क्या, बिल्कुल सही सर। रेफरेंस का सेकंड पॉइंट समझा, कहां पे समझा दीजिए, रेफरेंस का सेकंड पॉइंट क्या है। अरे यार ये तो बताया हुआ नहीं यार, ये मैं नहीं समझा रहा, तू पढ़ नहीं रहा है, वो तेरे प्रॉब्लम है। मैंने समझाया कि नहीं समझाया, डे 1 को समझाया कि एनपीपी शुड बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन द कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली एंड इट इज रीजनेबल दैट देयर वुड बी फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट फ्रॉम द असेट। अब चलो जल्दी से एक बार इसको देख लेते क्या करना है। पहले फैक्ट्स में हमने क्या लिखा, फैक्ट्स में क्या लिखा, एंटिटी ए हैज एक्वायर्ड व्हाट, अ न्यू स्टोर लोकेशन, क्या ये लिखा हुआ है क्या, एंड हैज इनकर्ड सिग्निफिकेंट रिनोवेशन एक्सपेंडिचर इंक्लूडिंग सैलरीज टू स्टाफ। अब बेटा जी हमने आगे क्या कहा, रेफरेंस एज पर AS10 PPE, फिर हमने क्या रेफरेंस दिया उसके अंदर, द कॉस्ट ऑफ PPE कंप्राइजेस ऑफ परचेज प्राइस, कॉस्ट डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल टू ब्रिंगिंग द एसेट टू द लोकेशन एंड कंडीशन as necessary for its use as intended by management or capable of operating in a manner intended by management। क्या ये हम लिख पाए बराबर से आगे। further AS10 says PPE can be recognized, cost of the PPE can be recognized if and only if the cost can be measured reliably and it is probable that future economic benefit associated with an item will flow to the entity, is that okay, or enterprise। आगे analysis, in the above case cost of construction and remodeling cost are incurred to make the store ready for its use as intended by management। ये मैंने किस पॉइंट के साथ कंपेयर किया, पॉइंट नंबर 1,
रेफरेंस में। सेकंड क्या, कॉस्ट ऑफ सैलरीज एंड अदर रिलेटेड यूटिलिटी कॉस्ट आर इन द नेचर ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड बिकॉज दे आर इन द ऑपरेटिंग कॉस्ट दे कैन नॉट बी कैपिटलाइज्ड, दे विल बी ट्रांसफर टू वेयर, P&L। तो हमको यहां पर लिखा है कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड रीमॉडलिंग कॉस्ट शुड बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ पीपी। अच्छा, तुमको अगर सैलरीज के बारे में लिखना है तो सैलरीज के बारे में क्या लिखेंगे हम, दे विल बी ट्रांसफर टू P&L। और अगर तुम ये बोलते हो कि सैलरीज आर फॉर द पर्पज ऑफ कंस्ट्रक्शन और रीमॉडलिंग एक्सपेंसेस, देन इट विल बी ट्रांसफर टू वेयर माय डियर फ्रेंड, पीपी। चलो मैं छोटा सा बात पूछता हूं, अगर उसमें स्टोरेज वर्ड नहीं आता, यूटिलिटी कॉस्ट नहीं आता, वहां पर बोला ना यूटिलिटी कॉस्ट नहीं आता, तो ये सैलरी एक्सपेंस भी ऐड हो सकता था। क्योंकि आप याद करो कॉस्ट ऑफ पीपी में हमने क्या बोला, स्टाफ एक्सपेंसेस भी बोला है। स्टाफ एक्सपेंसेस कब, जब वो स्टोर बनाने के लिए खर्चा हो रहा है तब। इज दैट ओके? क्या पूरी क्लास को समझ में आई ये बात? अच्छा, कितने बच्चों को जेन्युइनली बताओ टफ जा रहा है? और मुझे पता है कि इसका आंसर क्या है। तुम झूठ बोल रहे हो? हाँ, एक बच्चे को टफ जा रहा है, दो। हाँ, तुम ऐसा बिंदास हाथ ऊपर करो ना, पूरा होता है ना ऊपर हाथ। हाँ, दैट्स कूल। तो अब तुमको एक आइडिया लग गई कि ये टफ जा रहा है। अब मैं तुमको इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका बता रहा हूं, ये आपको हेल्प करेगा कि जब कभी भी आगे आपको टफ जाएगा तब इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। सो आज आप आपका दिल देकर काम करोगे क्या एक बार, थोड़ी सी देर के लिए, जैसे मैं बताऊंगा। समझने की ज्यादा प्रयास मत करो, दिल देकर काम करोगे जो मैं बता रहा हूं, है ना। सो क्वेश्चन 1 हो गया। नाउ क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 and question 5 was asked in July 21. Question 5 was asked in July 21. अपना सिंपल तरीका है, 1 से लेकर 6 क्वेश्चन तक या 5 क्वेश्चन तक हम इसी प्रकार के अलग अलग क्वेश्चंस को डील करेंगे और फिर ये क्वेश्चंस फाइनल हो जाएंगे। हमारे थ्योरी का ये वाला पार्ट फाइनल हो जाएगा, फिर यहां से हम थ्योरी के दूसरे पार्ट में मूव ऑन होंगे। इज दैट ओके? सो तुम्हें समझ में आया यस कैसे करना है? सो आओ जाओ प्लीज, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 2। जरा एक बार ध्यान से 2 को नहीं देखेंगे, पहले 3 को देखेंगे। आर वी रेडी? ओ, नवंबर 18 में है ये नको, क्योंकि नवंबर का क्वेश्चन तो मैं आपसे खुद करूंगा। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं एक बार। आर वी रेडी विथ क्वेश्चन नंबर 4? Omega Limited, a supermarket chain, is renovating one of its major store. Okay, underline the word renovating. बेटा जी acquired new store नहीं है, renovating. Okay, cost can be measured reliably and there are future economic benefit flowing to the entity. ये बात हमने देखा था, yes or no? The store will have more available space. Underline the word more available space. इसका मतलब क्या होता है कि पहले से ज्यादा जगह होगी, पहले से ज्यादा जगह होगी तो क्या रेवेन्यू भी ज्यादा मिलेगा क्या? कॉमन सेंस की बात है, राइट? फॉर द स्टोर विल हैव मोर अवेलेबल स्पेस फॉर स्टोर प्रमोशन आउटलेट आफ्टर द रिनोवेशन एंड विल इंक्लूड अ रेस्टोरेंट, मतलब एक रेस्टोरेंट भी बनेगा। मैनेजमेंट इज प्रिपेयरिंग द बजट फॉर द ईयर आफ्टर द स्टोर रीओपन्स which includes the cost of remodeling and the expectation of 15% increase in sales resulting from the store renovation which will attract new customer. तो क्या बेटा जी future economic benefits दिख रहे हैं क्या? Yes. Decide whether Omega Limited can capitalize the remodeling cost or not as per the provision of AS10 PPE. So पहला मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, क्या इसमें कॉस्ट ऐड की जा सकती है कि नहीं? आपका आंसर क्या है पहले ये बता दो। आवाज नहीं आ रही यार? अच्छा, ऐसा कोई बंदा है जिसको लग रहा है नो, मतलब आंसर आ रहा है मेरे बच्चे, आंसर यस ही है। नाउ गो टू द नेक्स्ट स्टेप। हमारा फर्स्ट फैक्ट क्या है? फैक्ट्स ऑफ द केस क्या है? कोशिश करो एक बार। सो इट इज रिनोवेटिंग इट्स एग्जिस्टिंग, क्या बोलेंगे, सुपरमार्केट चेन और रिनोवेटिंग द मेजर स्टोर एंड इट विल प्रोवाइड व्हाट? एडिशनल स्पेस इंक्लूडिंग रेस्टोरेंट एंड विल अट्रैक्ट न्यू कस्टमर। ये लिखा है फैक्ट्स ऑफ द केस, ये हमने लिख दिया। सेकंड रेफरेंस, जो रेफरेंस अभी लिखा था, एज पर AS10 कॉस्ट ऑफ पीपी, क्या क्या आता है उसमें? परचेस कॉस्ट एंड एनी कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन ऑफ अ पीपी। हैप्पी? नाउ दिस कौन सी कॉस्ट होती है? ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट कौन सी होती है? डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट टू द एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन ऑफ पीपी इन ब्रिंगिंग द पीपी टू द लोकेशन एंड कंडीशन मेकिंग इट केपेबल ऑफ ऑपरेटिंग इन अ मैनर as intended by management. लिख पाएंगे? वापिस एक बार कोशिश करते हैं। ओके, कॉस्ट ऑफ पीपी इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड एनी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट
to bring the PPE to the location and condition capable of making it capable of operating in a manner as intended by management. तो management prepared the budget, yes or no? Second क्या है? The PPE would be recognized if following two conditions are satisfied. First one, the cost can be measured reliably and there are future economic benefits. Yes or no? ये कहां पे आ गया? रेफरेंस. एनालिसिस में क्या लिखेंगे? इन द अबव केस, अब ये हो गया ना रेफरेंस, ये देखो ये पूरा हो गया. इन द अबव केस एनालिसिस, द रीमॉडलिंग ऑफ द स्टोर विल क्रिएट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट of 15% increase in sales. Moreover, the cost of remodeling can be measured reliably. Yes or no? Hence, construction and remodeling cost would be capitalized by Omega Limited. Happy? समझे? अभी पहले से इजी लगा? इस क्वेश्चन को लिखने के बाद में ये पूरा इजी हो जाता है. ठीक है? So we are gonna solve with question number what? 4. अभी एक काम करेंगे क्या यार, मैं अभी क्या मेरी तारीफ नहीं करना चाहता, बट सही में बता रहा हूँ, प्रेम से बोलो यस है, मेरे को तारीफ नहीं करने की. एक बार जाके मॉड्यूल में या आरटीपी में ओपन करके देखना है आंसर्स, तब तुमको पता चलेगा. आज एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में तुम आंसर को फील कर पा रहे हो ना, एक बार मॉड्यूल या आरटीपी में जाके आंसर देखो तो तब तुमको पता चलेगा कि भाई साहब वहां पर आंसर कैसे और इसकी रूपरेखा कितनी चेंज कर दी हमने. मतलब सारे रिलेवेंट पॉइंट्स भी आ गए और इसको अच्छे से क्लासिफाई कर कर सिमिलर क्वेश्चंस को साथ में ले लिया. चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 4th. अभी मुझे एक बात बताओ, पिछली बार से थोड़ा इजी है क्या? थोड़ा सा ज्यादा, थोड़ा सा हल्का सा इजी. ठीक, फिर क्या है, फिर तो तुम इजी कर दोगे इसको. तो पहला वाला क्या लिखना है? हाँ, फैक्ट्स. क्या लिखना है? फैक्ट्स. क्वेश्चन नंबर, हाँ, ओमेगा लिमिटेड is renovating its major store which includes cost of remodeling and increase in revenue by 15%. बराबर है? ये फैक्ट्स हो गए. एनालिसिस नहीं, रेफरेंस. बोलो रेफरेंस में क्या क्या आएगा? As per AS 10, cost of PPE includes purchase price, फिर any directly attributable cost in relation to acquisition or construction of PPE, making it capable of operating in a manner as intended by management. बराबर है? डीकमीशनिंग कॉस्ट के बारे में मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि फिर सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं है. मैंने बोला परचेज प्राइस, कॉस्ट, या फिर हम सिर्फ पॉइंट बी भी लिखते तो यहां पर चलता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैनेजमेंट की लोकेशन एंड कंडीशन में लाने के लिए जितना भी खर्चा हो रहा है वो सब ऐड किया जाता है. तो इस पॉइंट को बता दिया कि इसलिए हम रीमॉडलिंग को ऐड कर रहे हैं. एग्रीड? और आगे क्या बोलता है? कॉस्ट ऑफ पीपी कैन बी मेजर्ड फर्दर cost of PP can be recognized
रिकॉग्नाइज की स्पेलिंग रॉन्ग हो गई रे फॉर्म फॉर्म में. कैन बी रिकॉग्नाइज्ड if and only if, बोलो, cost can be measured reliably, और दूसरा क्या है, future economic benefits will flow from the will be received from PP. yes or no? क्या यहां तक पॉइंट क्लियर है क्या? अब मुझे बताओ एनालिसिस में क्या लिखेंगे. रेफरेंस तो आ गया बराबर. एनालिसिस में क्या लिखेंगे? एनालिसिस बोलो. In the above case, cost of PP can be measured reliably, and future economic benefits are expected in terms of increase in sales. In the above case, cost of PP can be measured reliably and future economic benefits are expected in terms of increase in sales, and cost is incurred to bring PP to the condition and location as intended by management okay, as intended by management. Such cost can be recognized. मतलब ये conclusion हो गया, sorry, conclusion. Such cost of remodeling can be recognized as cost of PP. बराबर है क्या? ये बाबे. अब मुझे बताओ ये आंसर हमने हमारी लैंग्वेज में लिखा कि नहीं लिखा? अब मैं तुमको बता दूं तुम्हारी इंग्लिश वीक रहेगी. इट्स ओके, you will be still able to reproduce the answer slow and steadily when you will practice it. Is that okay? अच्छा, कितनी बार एग्जाम में आए क्वेश्चन अंदाजा? 2 बार. अगर तुम इसको प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये आंसर नहीं लिख पाओगे. ये मैंने आइडेंटिफाई कर लिया बहुत अच्छे से. आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो इसको लिख पाओगे. अच्छा, मुझे एक बात बताओ, पहली बार से कंपैरिजन में दूसरी बार लिखने में आसानी हुई या नहीं हुई? तुम्हें मैंने एंड ऑफ द लेक्चर क्यों बोला था? क्योंकि मुझे पता था कि मैं जैसे ही ट्राई कराऊंगा आपको अपने आप पता चलेगा कि ये मैं नहीं हूं, ये आप खुद ही इसको इंप्रूव कर लोगे आराम से लिख लिख कर. नाउ सेकंड चीज मैं आपको जो पूछने की कोशिश कर रहा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से मेजॉरिटी बच्चा फेल होता है. क्लास का टाइम. बहुत सारे बच्चों को लगता है कि नहीं, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है. बहुत सारे बच्चों को लगता है कि पढ़ाई पीएल में होगी. ये मूर्खता की निशानी है. तो क्लास में जितनी राइटिंग प्रैक्टिस अभी आपकी हो पाएगी, अकाउंट्स में होगी, उतनी राइटिंग प्रैक्टिस आपकी कभी भी पीएल में नहीं हो पाएगी. ये मैं आपको वचन दे रहा हूं. मेरे जो बच्चे हैं बाकी के, उन बच्चों से आप पूछ लेना. जितनी आपकी अभी प्रिपरेशन हो रही है, उतनी राइटिंग प्रैक्टिस आपकी कभी भी नहीं हो पाएगी व्हेन यू आर देयर इन योर पीएल.
या बच्चों से पूछ लेना। तो बेटा जी अपना सिंपल सा स्टैंड है कि हमको समझ में सब कुछ आता है, ये जो मेरा एक एनालिसिस है सब कुछ समझ में आता है, विषय सिर्फ इतना होता है कि बेटा जी हम लिख नहीं पाते, तो हम लिखने की प्रैक्टिस से ही हम इसके ऊपर कॉम्प्योर करने वाले। इज दैट ओके? सो बेटा जी अब मेरी आपसे दरख्वास्त है, बिना डरे, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ में हूं, मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा। इज दैट ओके? आई वॉन्ट यू ऑल टू डील विथ क्वेश्चन नंबर 5। ये जुलाई 21 में आया है और मुझे देखकर बताओ कि क्या आप इसको लिख पाएंगे क्या। जुलाई 21 का क्वेश्चन एक बार देखो, ऑनलाइन लाइव के बच्चों आप भी मुझे बताओ। जुलाई 21, बी क्विक, पढ़िए। बी लिमिटेड विच ऑपरेट्स अ मेजर चेन ऑफ रिटेल स्टोर has acquired a new store location. The new location requires substantial renovation expenditure. Management expects that the renovation will last for 4 months, during which the store will be closed. Management has prepared the budget for this period, including expenditure related to construction and remodeling cost, salary of staff who shall be preparing the store before its opening, and related utilities cost. How would such expenditure be treated in the books of B Limited? So बेटा जी इसके जैसा एक क्वेश्चन भी ट्राई कर लिए तो हमारे लिए काफी है। Is that okay? So boys and girls, your time starts now. कितने मिनट मिलेंगे? 9 मिनट। ये 5 मार्क के लिए आता है एग्जाम में, 9 मिनट पूरे दूंगा नहीं। पास करने का फुर्ती से। आई एम सो सॉरी, अरे 2.5 मार्क के लिए है। 2.5 मैक्स, ये जल्दी करना पड़ेगा। मैं बोला इतना ज्यादा। बट फिर भी 5 से 6 मिनट तो ले ही सकते हो आप। क्या हो रहा है? स्ट्रीमिंग बंद हो गया? क्या यार क्वेश्चन दिखाओ, तुमको भेजा तो था यार सॉफ्ट कॉपी, तुम निकालते नहीं हो यार, कुछ भी नहीं करते हो क्या यार। ये डिस्क्रिप्शन में बोला मैं उनको, सुनते कहाँ है ये, कुछ दिमाग नहीं लगाते। पैसा चाहिए इनको हेमंत, डायरेक्ट सीए की डिग्री अगर कहीं मिलती है तो बता दे, ये जाके खरीद के पैसा कमाना चाहते हैं। है तेरे पास कोई जुगाड़ यार? बस जब तक है ना ऐसा होते रहेंगे ना, हमारे जैसे गरीब लोग है ना पढ़ते रहेंगे, होशियार होते रहेंगे, पैसे मिलते रहेंगे, नहीं तो साला कहीं जा ही नहीं सकते यार। विषय संपला। मेरे हिसाब से तनिष्क मुदगल जी, आप अभी रजिस्टर कर लीजिए, क्योंकि डायरेक्ट न्यू स्कीम आने के बाद में इशू ये हो जाएगा कि आपका जब तक आर्टिकलशिप शुरू नहीं हो जाता, मतलब जब तक दोनों ग्रुप क्लियर नहीं हो जाता, आपकी आर्टिकलशिप शुरू नहीं होगी, और अभी आपकी आर्टिकलशिप इमीडिएटली शुरू हो जाएगी। तुमको टाइम बताऊँ कितना हुआ?
3.5 मिनट। हुआ किसी का? एक बच्चे का हुआ। टेक योर टाइम, करो करो जल्दी से करो। क्या बात है रे, इसमें मार्क्स नहीं कट सकते। तुम चाहिए तो किसी टेस्ट पेपर वाले से चेक करा लेना, इसमें मार्क्स नहीं कटेंगे। बेस्ट लिखा, बेस्ट। बाकी बच्चों जल्दी से। सिद्धू में कुछ नहीं कर सकता बेटा, छोड़ दे सी। अब जिसको रोना है वो छोड़ दो सी, और जिसको करना है करो। दिशा बता रहा हूं, नहीं फॉलो करने का तो मैं क्या कर लूंगा। और मैं थोड़ा सा स्पष्ट बात करता हूँ, क्लियर बात करता हूँ, तुमको बहुत एरोगेंट भी लगता रहेगा मैं कभी कभी, बट क्या है ना, लाड़ प्यार से नहीं सीख सकते तुम। और जो चीज है वो है। तुमको मैं बता रहा हूँ, ये मैं भी तुमको येड़े में निकाल कर कभी कभार भेज देता कि तुमको समझ में आ गया। लिखने में फटती है मुझे भी मालूम है, और फेल बच्चा वहां पे होता है। मेरे पास तुम बाद में, मेरे पास एक बार भी तुम पॉइंटर नहीं लेके आओगे कि सर आपने नहीं कराया, आपने नहीं पढ़ाया, क्योंकि मैं रिजल्ट क्लेम नहीं करता, मैं सिर्फ मेहनत कराने पर भरोसा रखता हूँ, दैट्स इट। अब डिफिकल्ट जा रहा तो मैं क्या करेगा, छोड़ दे भाई, मत कर। हुआ? कितने बच्चों का हो गया? वाह, बाकी के बच्चों करो। मैं आज थोड़ा सा रुकूंगा बेटा, थोड़ा सा रुकूंगा, बट आई वांट एवरीवन टू राइट। लेट मी चेक रैंडमली किसी एक बच्चे का आंसर, तो जिससे पता चलेगा। गुड, वेरी गुड। चलो बात कर ले अभी, कर जल्दी से। खरबूजे साला आया था खुश हो गया प्री रिजल्ट बैच में, कर जल्दी से, धबाधब धबाधब। तुम्हें पता है मैंने जीवन में पैसे कमाए, तुम्हें क्या लगता है मैंने कमाए कि नहीं कमाए? बहुत कमाए। बिल्कुल सही है। सो
मतलब मेरे लाइफ का मजा कहाँ पे मैं तुमको बताऊँ। मतलब बैच ओपन होती है मेरी इंटरमीडिएट की और 2 दिन में क्लोज हो जाती है। आई हैव टू क्लोज द एडमिशन विद इन 2 days। ये मैं आपको ही बता रहा हूँ कि इन केस यू आर इंटेंडिंग टू टेक द एडमिशन, मेक इट अ पॉइंट दैट विद इन 2 days यू टेक इट अप। ये मैं क्यों बता रहा हूँ पता है क्या तुम्हें? ये तुमको आज दिख रहा है, बट इसका पास्ट बताता हूँ कि जब इसकी जड़ें रोई गई थी, जब इसका बीज बोया गया था। मैं भी इतना बहुत भारी अच्छा टीचर नहीं था। आई वॉज अ वेरी थर्ड क्लास टीचर, थर्ड ग्रेड टीचर। ये स्वीकार करना बड़ी बात है। सो हुआ क्या था कि बीएमसीसी कॉलेज में एक प्रोफेसर हुआ करते थे इकोनॉमिक्स के, अविनाश जोशी। विद गॉड्स ग्रेस आई बिकेम हिज नेबर एट भंडारकर रोड। उनका देहांत हो गया, देहांत होकर 7-8 साल हो गए। उस समय में उनको मिला था। तो उस जमाने में ऐसा हुआ करता था कि टीचर तो मैं बन गया था, बट मेरे नोट्स मैं और मेरी वाइफ बनाती थी, समझे? उन्होंने मेरे को बहुत गाली गलौज करी क्योंकि वो बहुत अच्छे टीचर थे, बहुत अच्छे टीचर थे। मतलब इतने अच्छे टीचर कि उनके जो बच्चे थे ना, वो जैसे मतलब वर्ल्ड बैंक में है, काफी अच्छे पोजीशन पर है, फॉरेन में सेटल हो चुके, ऐसे स्टूडेंट्स एक से एक। और वो आदमी ने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। उन्होंने बताया कि मैंने अगर किसी बच्चे ने आंसर रिलेवेंट नहीं लिखा तो मैंने उसको पास किया ही नहीं, मैंने 0 मार्क्स ही दिए। उन्होंने मेरे को एक दिन इतना डांटा रहेगा, मैं तुमको क्या बताऊं कि मतलब जोर से आवाज कर कर पूरी बिल्डिंग में आवाज आ रही थी, डांटा किया था, राइट। और गाली गलौज के साथ में, मतलब मेन टू मेन भाषा जैसी रहती है ना, गाली गलौज के साथ बात करी थी। मतलब एक 75 years ओल्ड इज गिविंग मी फाउल लैंग्वेज। बोले कैसा टीचर है तू? और तुम्हें पता है कि तब मेरी अंतर्मन और अंतरात्मा जागी और मेरे को समझ में आया कि मैं क्या गलती कर रहा हूं। और उस दिन के बाद में मेरा भरोसा मानो, मैंने एक बैच भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैंने सिर्फ और सिर्फ यही फोकस किया कि मुझे क्या करना है, क्या काम करना है, कैसे इसको इंप्रूव करना और कैसे आगे ले जाना, बस यही काम किया। मैं आपको यह बता सकता हूं कि अगर आप ये सोच के आए कि इस क्लास में कि आपकी चीजें आसान हो जाएगी, तो मैं ये नहीं कहता। मैं आपको सिर्फ यह बता सकता हूं कि मैं आपसे करवा कर ले लूंगा। आपको वो एटीट्यूड से आना पड़ेगा। और इसमें मैं ये भी बोलता हूं कि हर एक व्यक्ति की अलग अलग लेवल होगी, अलग अलग इंग्लिश होगी, अलग अलग मैथमेटिक्स का स्केल होगा, अलग अलग स्किल सेट होगा, बट बावजूद उसके सब सीख सकते हैं। सबको टाइमिंग अलग अलग लगेगा। इसमें आपको पेशेंट होकर देखना पड़ता है, सुनना पड़ता है और करना पड़ता है। ये बात है। जिस दिन तुम एक नेगेटिव विचार करने लगते हो, तो उस दिन बेटा जी हम गेम वहीं से हारना शुरू हो जाते हैं। धोनी मूवी देखी कि नहीं देखी? धोनी मूवी में वो एक बहुत भारी डायलॉग है, तुम्हें पता है हम गेम कहां हारे? बास्केटबॉल कोर्ट पर। क्योंकि तुम्हें लगा कि तुम बहुत भारी कर रहे थे और इधर आकर पता चला कि साला बैंड बज गई है और उसने बहुत धोया, उसने प्रैक्टिस की। जब तक तुम प्रैक्टिस करते रहोगे तुम्हें कोई हरा नहीं पाएगा। और फिर उसके बाद में धोनी ने भी कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करी या करते रहा, कोई हरा नहीं सकता। तो अगर तुम तुम्हारी नजरिए से देखोगे तो धोनी का एक फेस दिखाया गया कि विच इज वेरी बैड, और धोनी का एक फेस दिखाया गया कि जब वो वहां पर इंडियन का कैप्टन बनता है, इंडियन टीम का। बेटा जी हमेशा ध्यान में रखो कि पास्ट में जी रहे हो अभी तुम, तुम्हारा फ्यूचर आने वाला है। मतलब तुम अभी जी रहे हो ना, ये तुम्हारा पास्ट बनेगा और ये तुम्हारी नींव रखेगा फ्यूचर की, जो बहुत बेहतरीन और बढ़िया रहेगी। आज तुमको मेरा पैसा दिखता है, आज तुमको मेरी बाकी की चीजें दिखती है, वो नहीं देखोगे मेरा पास्ट जाकर, जो आज तुम्हारा प्रेजेंट है। इसमें बैंड बजती है बेटा जी, धज्जियां उड़ती है। और जो भी तुम्हारी कमी है वो सामने आ रही तो अच्छी बात है ना, कमियों को दुरुस्त करो, ठीक है। तो मुझे ये कबूल है, मैं इसको कोई झूठ नहीं बोलना चाहता कि मुझे पता है कि अगर आपको तकलीफ हो रही है लिखने में तो होगी, बट मुझे बताओ मैं नहीं लिख पाऊंगा तो तकलीफ तो है। अब ये कहां उजागर होगी तकलीफ? पेपर में। मैं वो नहीं करना चाहता। अभी है हमारे पास समय, प्रैक्टिस कर सकते, क्यों नहीं करेंगे? करेंगे। और जो नहीं करेगा उसको अपने आप पता चलेगा। और मेरे बच्चे के साथ टक्कर लेकर फिर नहीं दिखा सकता कोई दूसरा बच्चा, क्योंकि ये प्रैक्टिस करके आया हुआ बच्चा है, एक कोरा गेम गेम करके नहीं है। सो व्हेन यू प्रैक्टिस इट देन यू विल बी एबल टू डू इट। तुमको अब वो दिखाना चाहता हूं कि तुमने जो आंसर लिखा, वेरी गुड बेटा, कीप इट अप। कौन है? कौन गिरा? बैग गिरी क्या? ये रहा क्वेश्चन जो एग्जाम में आया था, ये दिख रहा है। ये जॉय, जॉय के बाद में बी लिमिटेड ऑपरेट्स अ मेजर चेन, यस और नो, यही है। और ये थ्योरी क्वेश्चन का आंसर कुछ इस तरीके से लिखा गया था। Management should capitalize the cost of construction and remodeling the store because they are necessary to bring the store to the condition necessary for it to be capable of operating in a manner as intended by
मैनेजमेंट। क्या आपके बुक में ये लाइन आई क्या? तो ये लाइन सजेस्टेड में भी और आपकी बुक में भी आ गई। क्या एग्जामिनर आपको मार्क्स देगा क्या? The store cannot be opened without incurring the remodeling cost, and thus the expenditure should be considered as a part of the cost. However, if the cost of salaries, utilities, storage of goods are in the nature of operating expenditure that would be incurred if the store was open, then these costs are not necessary to bring the store to the condition necessary for it capable of operating in a manner intended by management and should be expensed. क्या ये लाइन भी आई क्या आपकी कि stores and supplies, sorry, salaries and stores and supplies utility cost is in the nature of what? Operating cost, and it should be what? Expensed. इस बच्चे का आंसर पढ़ के बताता हूं जो इस बच्चे ने लिखा था। B Limited acquired a new store which requires substantial renovation and has incurred expenditure including salary to staff. Reference: cost of PPE includes acquisition cost and its directly attributable cost, which helps in bringing PPE to its location and condition for it to be capable of operating in a manner intended by management. Further, a cost can be capitalized if and only if it can be measured reliably and future economic benefits are expected to inflow to the entity. In the above case, remodeling and construction costs are incurred to make it ready for its intended use, but salaries and other utility costs are of operating nature and must be expensed. ये इसने लिखा, hence remodeling and construction cost can be added to the cost of PPE. तो बेटा जी ये आंसर्स होते थे किसके एग्जाम्स में जो आते हैं वो, राइट? और मैंने आपको जो आंसर्स करवाया वो पॉइंट वाइज करवाया। तो मैंने आपको बताया कि मैंने आंसर्स की पूरी रूपरेखा चेंज कर दी है, तो ये आंसर सामने बैठ कर लिखे। इज दैट ओके? एक सिंगल फॉर्मेट में। अब एक काम करते बेटा जी, और एक क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था, क्वेश्चन नंबर 3, नवंबर 18 में। नवंबर 18 में आपसे रिक्वेस्ट है कि नवंबर 18 में आ जाइए। जाओ, मेरे पास क्या देख रहे हैं? नवंबर 18 को पढ़ो। हो अच्छा, क्या बोलते हो, आएगा कि नहीं आएगा लिखते हुए? सो ये नवंबर 18 में ये रहा क्वेश्चन। Neon Enterprise operates a major chain of restaurants located in a different cities. The company has acquired a new restaurant located at Chandigarh. The new restaurant requires a renovation expenditure. Management expects that the renovation will last for 3 months, during which the restaurant will be closed. Management has prepared a budget, salaries, construction, explain the treatment. तो मुझे बताओ पहला वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन सिमिलर है क्या? बट बेटा जी अब देखो इसका आंसर इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड में सेम नहीं होता है। मतलब आप कैसे याद करें? तुमको एनालिसिस अभी डिफिकल्ट लग रही है, जरा इमेजिन करो ये दो आंसर में तुम्हें देता, ये भी एग्जाम में आया हुआ है और पिछला जो किया वो भी एग्जाम में है, फर्क सिर्फ मार्क्स का था, सेम क्वेश्चन है, इसमें अमाउंट दी हुई है, इसमें अमाउंट नहीं दी हुई थी। एग्रीड? As per provision of AS10, the cost directly attributable to bring the asset to the location and condition necessary for it to be capable of operating in a manner indicated by the management are called directly attributable cost and would be included in the cost of an item of PPE. क्या ये पॉइंट आप लिखते वाले थे इसमें? Yes. Management of Neon should capitalize the cost of construction and remodeling restaurant because they are necessary to bring the restaurant to the condition necessary for it to be capable of operating in a manner intended by management. जब 2.5 मार्क का क्वेश्चन था तो डायरेक्टली आंसर से शुरू हुआ था, उसमें AS10 PPE का कोई क्लॉज लिखा हुआ नहीं था। अभी जैसे आप रेफरेंस लिखते हो ये इसमें लिखा हुआ है, उस क्वेश्चन में नहीं था जो इसके पहले हमने पढ़ा था। तो मैं अब ऐसा नहीं पढ़ा सकता ना, तो मुझे पढ़ाने का तरीका क्या कि मुझे आपको एक सिंगल फॉर्मेट देना पड़ेगा, और ये सिंगल फॉर्मेट अगर आपको समझ में आ रहा होगा कि आपके सारे पॉइंट्स कवर हो रहे कि नहीं हो रहे, दो सजेस्टेड के। आगे क्या लिखा है? द रेस्टोरेंट कैन नॉट बी ओपन्ड विदाउट इंकरिंग द कंस्ट्रक्शन एंड रीमॉडलिंग एक्सपेंडिचर अमाउंटिंग टू 30 लाख एंड दस द एक्सपेंडिचर शुड बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ द
cost of the asset. However, the cost of salaries of staff engaged in preparation of restaurant 7,50,000 before its opening are in the nature of operating expenditure that would be incurred if the restaurant was open, and these costs are not necessary to bring the restaurant to condition necessary for it of capable of operating in a manner intended by management. Hence 7,50,000 should be expensed. क्या आपने ये पॉइंट भी लिखा होता? तो अब बताओ, मैंने आपको तैयारी कराई कि नहीं कराई आपकी? हमने दो सजेस्टेड के आंसर निकाले, दो सजेस्टेड के आंसर हमारे 2.5 मार्क हो या 5 मार्क हो, हमारा आंसर मैच करेगा। मैंने बहुत मेहनत ली है इन सभी आंसर को ड्राफ्ट करने के लिए। आपको और एक ओपन चैलेंज देता हूं कि जब कभी भी आपको मौका मिले इन एएस को सजेस्टेड के आंसर्स के साथ मैच करके देख लेना, आपके सारे पॉइंट्स एक सिंगल फ्रेम लाइन में मैंने कवर कर दिए। तो कई बार क्या होता है ना कि आपको तब तक पता नहीं चलेगा कि क्या किया है सर ने। तुम्हें जितनी भी रेफरेंस बुक बाजार में मिलेगी, छाती ठोक कर बोल सकता हूं मैं, क्योंकि काम किया है तो काम किया भाई, छाती ठोक कर जितनी भी रेफरेंस बुक है किसी भी फैकल्टी की बुक निकाल कर देख लेना। अगर आपको ये फॉर्मेट मिले तो प्लीज मुझे भी लाके दिखाना, क्योंकि मुझे पता है कि यहां से रात को 1-1 बजे तक मैं जाता हूं ये सब काम करते हुए, समझे? अब जैसे ग्रुप 2 में भी इसी तरीके से मैं यस कराऊंगा। हिप्पी, तो अब मुझे लगता है कि अब आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा। तो आज के क्वेश्चंस कुछ होमवर्क ले ले। सो बेटा जी, आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क लेंगे। ये कौन से एग्जाम में आया था? नवंबर 18। 3 के बाद में क्वेश्चन नंबर 25 पर आओ। प्लीज कम डाउन टू क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25। है क्या बेटू? हो बरोबर आहे, सेम आहे, पण ते करायला तर लागणार ना, कारण ये ऐसे का इलस्ट्रेशन 1। चिदरे बाबू, एक बार देखेंगे क्या? ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था, तुमको मैं क्या बता रहा हूं प्लीज फील करना भी। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था? ये आपकी मॉड्यूल रही रीमॉडलिंग ऑफ सुपरमार्केट, और इसका आंसर ये देख लो। सर क्या है ना, जो मेहनत की वो दिखाऊंगा नहीं तो तुमको पता चलेगा नहीं, फिर तुम चिल्लाते पुकारते रहोगे सर डिफिकल्ट जा रहा है डिफिकल्ट। अब 1 घंटा ये देख, अगर ऐसे पढ़ता ना तो कितना डिफिकल्ट जाता। इधर 3 लाइन का आंसर, एग्जाम में 2.5 मार्क का क्वेश्चन, उसका आंसर अलग, उसमें कंटेंट अलग। जब 5 मार्क का क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें रेफरेंस अलग। अब मेरी कितनी बैंड बचती है जब बच्चों को, क्योंकि मैं मुझे पता है कि मैं तीनों क्वेश्चन एक ही करा रहा हूं, बट तीनों क्वेश्चन के तीनों ही रेफरेंस मटेरियल इंस्टीट्यूट के और तीनों जगह पे आंसर अलग है। अब मुझे क्या बनाना था कि एक ऐसा आंसर कि जिससे आपको 100% मार्क्स मिलेंगे। तो भाई साहब ये सारे आंसर डिजाइन करने पड़े, और जब आप इसका आंसर पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ, जो हमने पहले किया था उसी लाइन में ये भी आंसर है, समझे? हाँ, ये अभी 3 लाइन का, अभी समझे तुमको? तो जो इतनी देर से तुम कहाँ को कर रहे हो, टॉप जा रहा टॉप जा रहा, भाई जरा इमेजिन कर कि अगर ये पूरा का पूरा एज इट इज करा देता मैं तुमसे जैसे मॉड्यूल के आंसर, तो कितना टफ जाता, समझे? ऑनलाइन लाइव वालों, गुड। तो बेटा जी क्वेश्चन नंबर 25 ये होमवर्क हुआ। क्वेश्चन नंबर 26 तो कल ही हो गया ना, 30 मेरे सामने करेंगे। 30 मतलब ओरली करेंगे, फिर आप घर पर करेंगे इसको। एंटिटी ए हैज
entity A has existing freehold property which it intends to knock down and redevelop. During the redevelopment period, the company will move its production facility to another temporary site. The following incremental cost will be incurred. Setup cost 5 lakh to install machinery in the new location. Okay? तो बेटा मुझे जल्दी से बताओ, entity A has an existing freehold factory property. Existing को underline करो. Which it intends to knock down. इसको क्या करेंगे? तोड़ देंगे. And redevelop. During redevelopment period, the company will move its production facility. बेटा certain cost not to be included. Okay, वो याद करना. To another temporary site. The following incremental cost will be incurred. Setup cost 5 lakh to install machinery in the new location. Rent 15 lakh. Removal cost of 3 lakh to transport the machinery from the old location to temporary location. Can this cost be capitalized into the cost of the new building? मैं आपसे पूछ रहा हूं. क्यों नो? No. AS10 clearly specifically बोलता है कि बेटा जी what I can say reinstallation नहीं रे, क्या वर्ड है वो? Relocation cost will not be added to the cost of PP. चलो आंसर पढ़ते. Entity A has existing PP which it intends to knock down and redevelop. During the redevelopment period, the company will move its production facility to another temporary site. ये तो क्वेश्चन से कॉपी किया, रेफरेंस. As per AS10, the cost of PP, the cost of an item of PP comprises any cost directly attributable to bringing the asset to the location and condition necessary for it of capable of operating in a manner intended by management. The cost of an item of PP can be measured reliably and वगैरह वगैरह. ठीक है. कॉस्ट ऑफ पीपी, इसमें ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो आप लिख लीजिए कि यही वाले पॉइंट के ऊपर आप ज्यादा फोकस करेंगे एग्जाम में. इज दैट ओके? अब आपका स्टैंडर्ड का भी रिवीजन भी हो रहा है. कॉस्ट ऑफ पीपी इंक्लूड्स, अच्छा बेटा जी ये क्या कर सकते हो आप, ये आप अलग से भी लिख सकते हो, एक के नीचे एक. मैंने टेबल फॉर्मेट में किया है, आप क्या कर सकते हो, एक के नीचे एक भी लिख सकते हो. तो इंक्लूड्स परचेज प्राइस, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, डीकमीशनिंग एंड रिस्टोरेशन, सिमिलर लायबिलिटीज. क्या हमने ये पढ़ा था क्या? इट एक्सक्लूड्स cost of opening new business, cost of introducing new product or service, cost of conducting business in new location or with new class of people. Excludes है ये, मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बोलो हाँ. So बेटा जी, the cost to be incurred by the company are in the nature of cost of relocating or reorganizing operation of the company and do not meet the requirement of AS10. The cost cannot be capitalized. कितने प्रेम से आंसर लिखा, समझे? सो अब एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन कौन सा है आपके मॉड्यूल का? 4th. अब मुझे ये आंसर देखो और जो आंसर मैंने आपको कराया वो बताओ. क्या इस सारे पॉइंट्स इंक्लूड हो गए? और क्या हमने और क्लियरली लिख दिया? और क्या हमारा एएस का हर क्वेश्चन को पढ़ते वक्त रिवीजन भी हो रहा है? यस. सो AS10 क्या क्या इंक्लूड करता है वो 3 चीजें बता दी. क्या एक्सक्लूड करता है? तो कॉस्ट ऑफ रीलोकेशन एंड रीऑर्गेनाइजिंग द बिजनेस, कॉस्ट ऑफ इनॉग्रेशन ऑफ द बिजनेस, कॉस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट, कॉस्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज. यस और नो? इन सभी चीजों को इंक्लूड नहीं किया जाता है. इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस, इनको भी इंक्लूड नहीं किया जाता. ऐसा कौन बोलता है स्पेसिफिकली? AS10. और वही चीज हमने की है. तो बेटा जी मेरे को आगे नहीं जाने का, मेरे को इसका आंसर चाहिए तुमसे. ठीक है, चलो बी रेडी, बी क्विक. कोशिश करो, कुछ नहीं होगा, एक बार आंसर को पढ़ो और लिखने की कोशिश करो, आंसर अपने आप आएगा, मैं श्योर है. मैं आपको एक और बात बता रहा हूं कि ये बुक बहुत अच्छे से बनाई है मैंने. क्योंकि मैं किस पर बिलीव करता हूं, कोई क्लास लगाया नहीं लगाया भाड़ में जाए, मैं उसका उतना छोटा नहीं सोचता. अभी कमा लिए मैंने पैसे, कभी भी रिटायर हो सकता है, मेरे को उसका कोई नहीं देना. मैं आपसे क्या बता रहा हूँ कि किसी भी बच्चे को अगर हेल्प हो पाए तो उसको बिंदास देना है बुक. क्योंकि यार मजा तब आता है ना जब अपन बच्चों के लिए कुछ करें और उन तक पहुंचे. तो बिंदास देना. मैं आपको ये बता रहा हूँ दावे के साथ कि ये बुक हेल्प करेगी उनकी. 50 मार्क तक 100% हेल्प करेगी और श्योर शॉर्ट मार्क्स मिलेंगे. मैं आपको मेरी रिसर्च के पेपर भी आपके सामने शेयर करता, फिर लंबा टाइम हो जाता. मुझे बताना था कि मैंने कैसे बनाई इस चीज को, क्या क्या सोचा था साइकोलॉजिकली, किन पॉइंट्स बच्चों के वीक पड़ जाते हैं इसमें, कितने पेपर एनालाइज किए बच्चों के जो उनके आए लिखे हुए, उसमें कहां पे बच्चा फेल हुआ, कैसे फेल हुआ.
ये क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर अपने आप लिखो। इस बार कौन से पॉइंट पर फोकस करना है? इट इंक्लूड्स एंड इट एक्सक्लूड्स। इंक्लूड्स वाले पॉइंट आपको ऑलरेडी आते हैं, एक्सक्लूड्स वाले आपको 3-4 एग्जांपल लिखने पड़ेंगे जिसके अंदर कॉस्ट ऑफ रीलोकेशन एंड रीऑर्गेनाइजिंग द बिजनेस विल नॉट बी इंक्लूडेड एज द कॉस्ट ऑफ पीपी, ये लिखना है। एक के नीचे एक लिखेंगे तो भी चलेगा। मैंने टाइमर चालू किया क्या? ओ तेरी। सैलरी ऑफ स्टाफ बीइंग एक्सपेंस समझ में नहीं है। सैलरी का फाउंडेशन में ट्रीटमेंट क्या करता था बेटा, मुझे बताना एक बार, मुझे सिर्फ समझना है तुमसे। अगर फाउंडेशन का समझ में आए तो फिर इंटर की बात करते हैं, क्योंकि क्या क्वेश्चन पूछ रहे सही के बच्चे। बस वही चीज है, इट इज एन ऑपरेटिंग कॉस्ट, तो इट इज टू बी ट्रांसफर टू पी एंड एल अकाउंट, क्योंकि वो प्लांट एंड मशीनरी को बनाने के लिए यूज नहीं हुआ है। उसके पहले जो आर्किटेक्ट का खर्चा दे रहे थे तुम, तो उस केस में आप पीपीई के लिए दे रहे थे, वो उसको सुपरवाइज कर रहे थे। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, तो इट इज एन ऑपरेटिंग कॉस्ट, इट विल गो टू पी एंड एल। ऑपरेटिंग कॉस्ट माने धंधे को जो करने के लिए, पीपी के लिए खर्चा नहीं है वो। बिल्कुल सही समझे निखित साहिब, एकदम सही समझा। अब तो इसका आंसर लिखना लायक, गाउटीपना कर मत।
सिद्धू डन सर। और कितने बच्चों का हो गया? गुड गुड, हो गया क्या? वेरी गुड। हाँ बोल रहा ना बोल रहा? तेरा रीड करूँ आंसर? फट तो नहीं रही ना? दिखा लो। भेज देना इसके साथ में, ले आएगा तो कोई बात नहीं। मुझे देखने दे बस कि तुमको आ रहा है, जो मैंने किया है ना उसका रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मुझे देखने दे। तेरे जैसे बच्चे रहेंगे ना बेटा पूरे इंडिया में। कमीने बच्चे क्यों नहीं लिखा? पूरा तो सही लिखा, कंप्लीट क्यों नहीं किया इसको? ऐसे आधे में छोड़ेगा, खुश नहीं होंगे वो। परफेक्ट लिखा है। चलो मैं पढ़ के दिखा देता हूँ बच्चों को, बच्चे क्या बोलते देख लेते। एक बार हो जाने दे इसके, फिर मैं बता देता हूँ। या ऑनलाइन में बोलो, तुम भी बताना रे, क्या नाम है तुम्हारा? श्राविल साहब को एक डाउट है, और मुझे लगता है कि आप में से कुछ बुद्धिजीवी होंगे, तो मुझे एक बार बताना कि इसने आंसर सही लिखा है कि नहीं लिखा है, ठीक है? और इसने कहाँ छोड़ दिया, इसको डाउट आया, मैं बताऊंगा आपको, तो मुझे बताना इसने सही लिखा कि नहीं लिखा, सभी बच्चों ने, है ना? एक बार इनका भी हो जाने दे। कमीना बीच में छोड़। आर वी रेडी? सड़े हुए बच्चे हैं, पता नहीं। रेडी पूछता हूं तो वो भी नहीं, हाँ भी नहीं, ना भी नहीं, बस ऐसे इग्नोर करते जैसे वो किया करती थी मुझे। अभी देखा ना कि जैसे मेरे को दर्द हुआ ना, तुमको मजा आता है। यू आर वेरी सैडिस्ट पीपल, यू एंजॉय पेन। पेन नहीं, एंजॉय इन अदर्स पेन। मुझे तकलीफ हुई थी तब, तुमको भी इग्नोर करेगी। एक अम्मू चले क्या? रेडी क्या गुड़िया? चलो सुनो, इन्होंने लिखा फैक्ट्स। एंटिटी ए हैज एग्जिस्टिंग पीपी व्हिच इट इंटेंड्स टू नॉक डाउन एंड रीडेवलप। द रीडेवलपमेंट पीरियड ऑफ द कंपनी विल, इन द रीडेवलपमेंट पीरियड द कंपनी विल मूव इट्स फैसिलिटी टू टेम्पररी साइट। बराबर है? Reference, as per AS10, the cost of PP includes purchase price, directly attributable cost to bring the inventory, to bringing the asset to the location and condition necessary for it to be capable of operating in a manner intended by management. सही है क्या? Further, the cost of PP is recognized only and only if it is cost can be measured reliably and it will give future economic benefit. So, as per AS10, cost includes purchase price, directly attributable cost, cost of dismantling and decommissioning, and cost does not include इनॉग्रेशन कॉस्ट। और आगे इसने लिखा नहीं और बोले कि डाउटर है, छोड़ दिया। तो मुझे बताओ यहां तक सही लिखा कि नहीं लिखा? तो इसने और आगे क्या लिखना चाहिए था? कॉस्ट डज नॉट इंक्लूड इनॉग्रेशन कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ प्रोजेक्ट, कॉस्ट ऑफ रीलोकेटिंग और ट्रांसफरिंग इट टू अनदर लोकेशन, स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट। यस और नो? ये कॉस्ट इंक्लूड नहीं होती है, यही बात थी। एंड हेंस द कॉस्ट ऑफ रीशिफ्टिंग एंड ऑल विल नॉट बी कैपिटलाइज्ड, इट विल बी एक्सपेंस। यही आंसर है। लिखा आपने यही? कितने बच्चों ने लिखा और लगता है कि आंसर सही लिखा? गुड, दैट्स व्हाट आई वांटेड। कीप अप द गुड वर्क, आई एम सो वेरी प्राउड ऑफ यू ऑल। बेस्ट है, बेस्ट है, बेस्ट है। हे ऑनलाइन लाइव वालों, तुमसे मैंने पूछा था क्या इस बच्चे ने आंसर बराबर लिखा है कि नहीं लिखा है, मुझे बताओ। ये तुमको क्या लगता है, सही लिखा है कि नहीं लिखा है, झूठ लिखा है इसे? अगर पूरा आगे कंटिन्यू करते तो आंसर के मार्क्स मिल जाते। अच्छा अभी सुनिए, एक थोड़ा सा आपको स्ट्रेस वाला काम देके भेजा, थोड़ा सा प्रेशर, धीरे धीरे आपको प्रेशर देकर टफ बनाने का। सो क्वेश्चन नंबर 2 में डिस्कस भी नहीं करूंगा, आपने आंसर नहीं देखना, हिंट देके भेज रहा हूं सिर्फ। एक्सक्लूड्स वाला क्लॉज वापस पढ़ना और आंसर डिराइव करने की कोशिश करना, और जब आंसर आपका मैच ना हो तो उसके बाद में क्या करना, इसका आंसर देखना। तो आज का होमवर्क कितना है बताया तुम्हें? क्वेश्चन नंबर 2, एक बार बताओ मुझे। 2, क्वेश्चन नंबर 2, 3, क्वेश्चन नंबर 25। अच्छा और एक क्वेश्चन आपको देना है मुझे होमवर्क, देऊं टाकू? ये आज के थोड़े से टफ दे रहा हूं, रोकर तो नहीं आ जाओगे पक्का? नहीं तो फिर आएगी रोने वाला घर गया। क्वेश्चन नंबर 16 टफ है, नहीं 16 इजी है। 17 कैलकुलेशन, मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स फटेगी इसमें, मैथ्स की वजह से मैंने पढ़ा दिया है।
मैथ्स की वजह से बढ़ेगी। मेरे पास मत देखना गुरगुर की, मैंने तो इजी किया है कमीनो। जाके इसका आंसर वही मॉड्यूल में देख लेना, फिर पता चलेगा साले कितना इजी किया है मैंने। एंड क्वेश्चन नंबर 18, 17 में बैंड बजेगी, 18 में बैंड बजेगी, क्वेश्चन नंबर 2 में भी थोड़ी सी बैंड बजनी चाहिए, ठीक है। बट कभी बजेगी तभी तो कभी सुधरोगे, नहीं तो डायरेक्टली किधर बजती मालूम ना, एग्जाम में। अच्छा, आज मैं थोड़ा सा और फास्ट करने वाला था, बट बेटा मेरे को जो टारगेट था मेरे दिमाग में कि आज आपका दिल जीतूं, पहले पहले आपको कॉन्फिडेंस दूं कि जो कर रहे हैं वो हम सही कर रहे हैं। तुमको लग रहा है टफ, बट एक्चुअली इससे ज्यादा अब मेरे पास सिंपल करने के लिए कुछ नहीं है। हाँ, तुमको सिंपल एक कर सकता हूं, तुमको एड़े में निकाल कर, सी में निकाल कर सकता हूं। आंसर की प्रैक्टिस नहीं कराऊंगा ना, तुमको इजी लगेगा। तुमको समझा मैंने क्या, इजी करने का तरीका है ना, तुमको बताऊंगा ही नहीं तो इजी है, खत्म फिर बात। मूर्ख बना के रखने का तुमको, फिर तुमको पता चलेगा, पर कब, पेपर में पता चलेगा। और मैं मेरे कोई भी जितने भी क्वेश्चंस यहां पर प्रिंटेड है, फाउंडेशन के बच्चे जानते हैं, इंटरमीडिएट के भी बच्चे जानते हैं, जितने भी क्वेश्चंस आपके इसमें छपे रहेंगे, पहला रूल है, एक भी आईसीआई का क्वेश्चन, आरटीपी का, मॉक पेपर का, सजेस्टेड का, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं और एक भी क्वेश्चन छोड़ूंगा नहीं। सारे क्वेश्चन करवाऊंगा और सारे क्वेश्चन इंक्लूडेड है, बस ये वचन दे रहा हूं, ठीक है। सो आज मुझे लगता है कि मैंने जिस चीज पर काम किया वो था आपके आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। आज थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डाउन हुआ, अब धीरे धीरे AS10 को परफेक्ट बना लेंगे, ठीक है। चलो प्रेम से बाय बाय बोलो, बाय बाय। बेटा मैं कुछ नहीं कर सकता, तकलीफ हो रही तो छोड़ दो, मैं क्या करेगा, जहां पे आपको तकलीफ नहीं हो रही वहां से करो।